स्टार्ट करते हैं जी। डायरेक्टर साहब आप रेडी हैं? या डायरेक्टर साहब आज लेट हो गए हमारे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वेरिलॉग कोडिंग शुरू की थी। जस्ट 5 मिनट रिव्यू एक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कोड किए थे, क्योंकि आगे जब हम एग्जाम्पल कर रहे होंगे तो आपको याद होना चाहिए। गेट्स को कैसे कोड करते थे, जल्दी से बोले। ऑलवेज एट स्टैटिक बिगिन एंड, और उसके अंदर A इज इक्वल टू B एंड C एंड D, ठीक है। और हो तो और, X और हो तो कैप, ये याद रखना है, ये डिफरेंट था। नॉट हो तो टिल्डा। ओके ओके, उसके बाद मल्टीप्लेक्सर को कैसे कोड करते थे, देखना पड़ा अभी केस एंड केस, ठीक है। ऑलवेज एट स्टैटिक बिगिन एंड, उसी तरह केस में ब्रैकेट के अंदर सिलेक्ट लाइन, ठीक है, जो कि इस केस में हमने एड्रेसेस को कहा हुआ है। और सिलेक्ट लाइन अगर 0 हो तो फिर इसको इससे टाई कर दें, 1 हो तो इससे टाई कर दें, 2 हो तो इससे टाई कर दें। तो उसके लिए हमने ये सिंटेक्स यूज किया था कि अगर ये 0 हो तो आउट इज इक्वल टू ए, अज्यूमिंग कि ये ABCD है और वो आउट है, ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स था। डेटा वैल्यूज का मैंने आपको बता दिया था कि ये डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में हो सकती हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। और डीमार्क्स में क्या था, डीमार्क्स में सर हमारे आउटपुट ज्यादा थे, लिखते कैसे थे, क्या स्टेटमेंट क्या थी, सिंटेक्स। लेकिन केस था नहीं था, केस भी था। तो बिल्कुल मार्क्स और डीमार्क्स दोनों में ऑलवेज एट स्टैटिक बिगिन एंड केस, यहां तक सेम, ठीक है, ये बस लिख दें, ठीक है। उसके बाद फर्क क्या था कि हमने इस तरीके से करली ब्रैकेट्स में लिखा। ये मैंने आपको बताया था, चाहे तो हम कनकैटिनेट करके लिख दें, चाहे तो हम अलग-अलग लिख देंगे, A इज इक्वल टू इन, B इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू 0, लेकिन उस केस में मुझे बिगिन एंड लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक। लेकिन हमने क्योंकि कनकैटिनेशन भी सीखनी थी तो हमने कनकैटिनेशन पहले पढ़ ली और हमने उसकी एग्जांपल कर ली कि इस तरीके से कनकैटिनेशन होगी कि अगर आपने मल्टीपल चीज़ों को टाई अप करना है किसी एक जगह से तो हम ये सिंटेक्स यूज करेंगे कि करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। उसके अंदर लेट्स से हम लेफ्ट से शुरू हो जाएं तो MSB पे जो आ रहा है, A पूरा का पूरा टाई करना था, A लिख दिया, B पूरा का पूरा टाई करना था, B लिख दिया। 4 जीरोज लगाने थे तो 4 टिक D0 या B000 या H0 जो भी लिख दें, लेकिन 4 टिक लगाना जरूरी है ताकि आपको पता हो कि 4 जीरोज हैं, अदरवाइज कंपाइलर को समझ नहीं आएगी कि कितने जीरो डालने हैं बीच में। उसके बाद C को 3 दफा रेप्लिकेट करना था तो हमने C लिखा, उसके अराउंड करली ब्रैकेट डाली, उसके अराउंड 3 डाला कि इसको 3 दफा रेप्लिकेट करो और उसके अराउंड एक और करली ब्रैकेट डाली। तो इसका ये सिंटेक्स है एप्लीकेशन। और यहां तक फिर हमने ये कवर कर लिया था। रजिस्टर अभी कवर नहीं किए थे, ठीक है। सो रजिस्टर्स में क्या होता है कि रजिस्टर मैंने आपको पहले बताया हुआ कि सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जिसके अंदर आप हर राइजिंग एज या फॉलिंग एज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे जो भी इनपुट आ रही होती है वो आप आउटपुट पर भेज देते हैं और फिर अगले क्लॉक एज पे आकर यही काम करते हैं, अनलेस कि इसके अंदर इनेबल हो। अगर इनेबल है तो आप राइजिंग एज के साथ ये भी देखते हैं कि उस राइजिंग एज पे इनेबल 1 था या नहीं था। अगर इनेबल 1 था तो तभी आप इनपुट आउटपुट करते हैं, वरना आप पुरानी वैल्यू होल्ड करके बैठे। सो अभी ये बगैर इनेबल वाला अगर है तो इसके अंदर सिंटेक्स में थोड़ी सी चेंज आएगी। क्या चेंज आएगी? पहली चीज ये कि यहाँ ऑलवेज एट स्टैटिक के बजाय जो ऑलवेज के अंदर हमने क्या लिखना है, ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक। यहाँ पे शायद नजर ना आ रहा हो, मैंने थोड़ा सा डिम किया था, लेकिन ये इधर बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा कि ऑलवेज एट के बाद जो स्टैटिक जहां पर लगाते थे वहां पर हमने पॉज एज जी। क्यों? टाइम लगेगा भाई, टाइम ज़्यादा होगा, टाइम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक, ठीक है। पहली चीज होगी कि स्टैटिक के बजाय पॉज एज क्लॉक लगेगा। दूसरी चीज, बिगिन एंड के अंदर जो कोड लिखने हैं वहां पर इक्वल टू के बजाय ये एरो टाइप की असाइनमेंट है, इसको हम कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ लेस देन इक्वल टू की तरह लिखा हुआ है, बट इसको आप एरो के तौर पर रिवीजन करें, लेस देन इक्वल टू ना समझे। सो इसको हम कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रखें कि जब आपने रजिस्टर बनाना है तो ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज करनी है, पॉज एज क्लॉक यूज करना है, ठीक है। और ऑप्शनल काम है कि आप इसके आगे #1 भी डाल दें, ठीक है। #1 डालना जरूरी नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल चीज है। तो ओवरऑल सिंटेक्स आपका ये बन गया, ठीक है। मैं अभी इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सो क्या चेंज है? पॉज एज क्लॉक,
#1 नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, अंदर क्या लिखा हुआ, हमने कहा कि रीसेट हो तो जो रजिस्टर की आउटपुट है उसको 0 कर दो। अच्छा, इधर आप 0 के बजाय कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शुरू में किसी और वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाए चीज़, तो आप कहेंगे कि अगर रीसेट आ रहा है तो रेज आउट को जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं। इस केस में हाँ #1 जो है ये प्रेफरेबल है, बट अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो ये चीज़ ठीक बनेगी, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर रीसेट नहीं आ रहा तो क्या करना है, जो भी इनपुट आ रही है उसको आउटपुट। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, सो पहली चीज ये सिंटेक्स तो आपको समझ आ गया ना कि सिंटेक्स में क्या चेंज है। सिंटेक्स में ये दोनों चीजें चेंज है, ठीक है, कि पॉज एज क्लॉक और ये जो आपका नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट और ये इकट्ठे आएंगी। यानी कि जो दूसरा केस था, क्योंकि जो हम मार्क्स और बाकी चीजें बना रहे थे उनमें हम ब्लॉकिंग यूज करते हैं और ऑलवेज एट स्टैटिक यूज करते हैं, इसमें आप नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज करेंगे और इसमें ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हमने चेंज किया, ठीक है। चेंज इसलिए किया कि ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक का क्या मतलब है, ये जो क्लॉक होता है ना, हमने कहा था कि इस तरह का सिग्नल होगा, ठीक है। इसका जो 0 से 1 वाला एज होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं राइजिंग एज, राइजिंग एज, ठीक है। और ये जो 1 से 0 वाला होता है, ठीक है, सो ये हमारी राइजिंग एज है। जो ऑपोजिट वाला है ना, ये कहलाता है फॉलिंग एज, ठीक है। राइजिंग का मतलब है कि 0 से 1 की तरफ राइज हो रही है कोई चीज, ठीक है, पहाड़ पे चढ़े, ठीक है, उधर से वापस उतर रहे हैं, वो फॉलिंग एज है, ठीक है, ये गिर रहे हैं, फॉलिंग। ओके, सो इसी को हम पॉजिटिव एज भी कहते हैं, ठीक है। इसी राइजिंग को हम पॉजिटिव एज भी कहते हैं क्योंकि ट्रांजिशन पॉजिटिव साइड पे हो रही है, 0 से 1 हो रही है। इसको हम नेगेटिव एज भी कहते हैं, ठीक है, फॉलिंग एज को, क्योंकि आप 1 से 0 माइनस वाली साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। ये जो कोड लिखा हुआ है ये इस हिसाब से बना है कि राइजिंग एज के ऊपर हमारा सर्किट चल रहा है, ठीक है। इस कोर्स में हम तकरीबन हमेशा यही काम ही कर रहे होंगे कि ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक यूज करेंगे। पॉज एज इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एज, ठीक है। अगर मैं इसको फॉलिंग एज पे बनाना चाहूँ सर्किट को, तो मैं पॉज एज के बजाय नेग एज लिख दूंगा, ठीक है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस कि मैं अगर इधर ऑलवेज एट नेग एज क्लॉक कर दूंगा फिर भी ये रजिस्टर बन जाएगा, लेकिन वो रजिस्टर फॉलिंग एज के ऊपर काम करता होगा। अगर मैं ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक से बनाऊंगा तो वो राइजिंग एज पे काम करता होगा, ठीक है। जनरली ज्यादातर मैंने जो कोड देखे वो हमेशा पॉज एज पे ही कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि नेग एज पे कभी काम नहीं करना पड़ता, नेग एज पे काम करना पड़ सकता है। कुछ सर्किट्स होते हैं वो दोनों एजेस पे काम कर रहे होते हैं, जिस तरह जो डुअल डाटा रेट वाले होते हैं, DDR सर्किट्स जो होंगे वो मेरा ख्याल है कि वो दोनों पे चल रहे होंगे। मैंने उन पे कभी वैसे आज तक काम नहीं किया, लेकिन नेग एज की एक और यूज ये होता है कि अगर आप एक चिप से दूसरे पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और इधर से इधर कोई क्लॉक जा रहा है, ठीक है, सो इसमें कुछ डिले क्योंकि आने का चांस होता है, तो हम फिर इधर से भेजते हुए उसको नेग एज पे भेज देते हैं, उधर उठाते हुए पॉज एज पे उठा लेते हैं, या इधर से भेजते हुए पॉज एज पे भेज देते हैं, उधर उठाते हुए नेग एज पे उठा लेते हैं। तो उससे चीज़ ज़रा चांस होता है कि भाई डिफरेंट वायर्स का अगर डिफरेंट डिले भी है तो वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो हाफ साइकिल तक पहुंच जाए, ठीक है। सो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे, लेकिन हम इस कोर्स में जनरली पॉज एज क्लॉक ही यूज़ कर रहे हो। यहाँ तक ये समझ आ गई? ओके, सो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि ये नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट है। नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग में क्या फ़र्क है, उसके लिए मैं इधर एक छोटी सी एग्जांपल कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक, और इसके अंदर मैं लेट से कहता हूँ बिगिन एंड में A इज इक्वल टू B एंड C इज इक्वल टू A, तो मैंने ये अगर लिखा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि पॉज एज के साथ नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज करनी, ठीक है। सो असूली तौर पे मुझे ये लिखना चाहिए, ठीक। अगर मैं ये लिखूंगा तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है मैं एक रजिस्टर बनाना चाह रहा हूं A, जिसकी इनपुट है B, जिसकी आउटपुट का नाम है A, और फिर एक और रजिस्टर बनाना चाह रहा हूं C, जिसकी इनपुट है A और आउटपुट है C। सो लेट्स से इनपुट पे आ रहा था 10
और ए के अंदर पड़ा हुआ था 20, ठीक है। जैसे ही राइजिंग एज ऑफ क्लॉक आएगा, ये नॉन ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि ये पैरेलल में चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि जैसे ही पॉजिटिव क्लॉक आएगा तो ये दोनों इवैल्यूएशन इन पैरेलल हो जाएंगी। ये इवैल्यूएशन इसका इंतजार नहीं करेगी, बल्कि सीक्वेंस में नहीं चलेंगे, बल्कि ये पैरेलल में चलेंगे, ठीक है, ये साइन में। तो क्या होगा कि पॉजिटिव क्लॉक पे क्योंकि इधर 20 है तो C इज इक्वल टू A और A इज इक्वल टू B पैरेलल में चलेंगी। ये 10 उठ के, क्योंकि A इज इक्वल टू B किया हुआ है, तो 10 उठ के इधर चला जाएगा, तो यहां पर 10 आ जाएगा पॉजिटिव क्लॉक के बाद, और ये 20 उठ के यहां पे चला जाएगा और 20 यहां पर आ जाएगा, ठीक। तो यही रजिस्टर काम करते हैं कि जो इनपुट पे आ रहा होता है वो आउटपुट पे चला जाता है, जो 20 आ रहा था वो इधर चला जाएगा, 10 जो आ रहा था वो इधर आ जाएगा, ठीक। सो ये हमारा ठीक ठीक काम करेगा। अगर आप जी, पैरेलल का मतलब है कि जैसी पॉजिटिव क्लॉक आएगा तो ये नहीं होगा कि पहले A इज इक्वल टू B कैलकुलेट और फिर C इज इक्वल टू A, ठीक है, बल्कि ये भी पैरेलल में कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा, ये भी पैरेलल में कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कंपाइलर इनको ये अज्यूम करेगा ये दोनों अलग अलग हैं और ये इकट्ठे ही चल रहे हैं, ठीक है। सो इसका ये सीक्वेंस में नहीं चलने चाहिए, इन अदर वर्ड्स। अच्छा, अगर मैं ये ना करता, मैं पैरेलल का ऑपोजिट केस बताता हूं, उससे समझ आ जाएगी। अगर ये तो ठीक ठीक रजिस्टर बन गया, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही हुआ, लेकिन अगर मैं इधर ये लगा देता A इज इक्वल टू B और C इज इक्वल टू A, ठीक है, अब क्या होना था, अब ये चीजें चलनी थी सीक्वेंस में, ठीक है। अब ये ब्लॉकिंग असाइनमेंट है कि पहले ये चलेगी, ये ब्लॉक कर देगी अगली असाइनमेंट को जब तक ये कंप्लीट नहीं होती, फिर उससे अगली चलेगी, फिर उससे अगली चलेगी, अगर आगे कुछ होता। सो इसमें क्या होगा कि अगर इधर 10 पड़ा हुआ था और इधर 20 पड़ा हुआ था, तो A इज इक्वल टू B पे क्या होगा, ये 10 उठ के इधर चला जाएगा। अच्छा, ये 10 जब इधर आ गया तो ये तो ओवरराइट हो गया, क्योंकि ये तो अगला तो चला ही नहीं था पैरेलल में, और ये 10 ही उठ के इधर आ गया, ठीक है। अब रजिस्टर तो इस तरह नहीं काम करते, तो ये अब रजिस्टर को सही तरह मॉडल नहीं करेगा, ठीक है। नेट इफेक्ट क्या होगा, नेट इफेक्ट ये होगा कि जब आप इसको अपने पास टेस्ट कर रहे होंगे उस वक्त ये इस किस्म का बिहेवियर दे रहा होगा। हो सकता है इस किस्म के बिहेवियर पे आपका सर्किट जो आप चाह रहे थे आप उसको थोड़ा बहुत ट्वीक करके चला दें, ठीक है, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में FPGA पर लेने के जाएंगे तो सिंथेसिस वाला जो है वो इस स्टेटमेंट को कहेगा कि यार ये एक अलग रजिस्टर है, ये एक अलग रजिस्टर है, वो असल में इस तरह 2 रजिस्टर लगा देगा। तो अब आप फिर यही फिगर आउट करते रहेंगे कि यार मैंने जब अपने पास टेस्ट किया था तो चीज़ ठीक चल रही थी, और जब मैं FPGA पर लेके गया हूँ तो वो चल नहीं रही, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं समझेगा। तो उसका आसान तरीका ये है कि पहले बांध लें ये रूल कि जब भी पॉजिटिव क्लॉक लगाना है इधर नॉन ब्लॉकिंग लगानी, अगर आप इधर नॉन ब्लॉकिंग लगाएंगे तो ये हमेशा ठीक ठीक मॉडल हो जाएंगे और आपके रजिस्टर ही बनेंगे जो आप असल में चाह रहे थे, ठीक है, वरना फिर ये मसला करेंगे, ठीक। तो ये बात समझ आ गई। तो ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग का जो बेसिक फर्क था कि ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप सीक्वेंस में चलेंगे, नॉन ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप सीक्वेंस में नहीं चलेंगे। इसमें भी 2 जगह होती हैं, सीक्वेंस में कौन चलेगा, ठीक है, एक्चुअल हार्डवेयर नहीं सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। ये अभी मैं थोड़ा आगे जाके हम इस सर्किट को सिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब वो सिमुलेट कर रहे होंगे और टेस्ट कर रहे होंगे अपने पास, उस वक्त ये आपको वो एक्चुअल अभी हार्डवेयर में नहीं किया होगा, सॉफ्टवेयर में टेस्ट करेंगे, उस वक्त ये सीक्वेंस में चलेंगे। लेकिन जो हार्डवेयर जब जनरेट करते हैं तो वो सिंथेसिस टूल जो है वो इनको वो देखेगा पॉजिटिव क्लॉक लिखा हुआ तो 2 रजिस्टर बनाने हैं, इसको अलग रजिस्टर बना देगा, इसको अलग, तो जो एक्चुअल में जाएगा वो तरतीब से चलेगा। तो ये जो मसले होते हैं ना जो सिमुलेशन और सिंथेसिस में आ जाते हैं, ये बड़े सीरियस मसले होते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं आते अगर आप कोडिंग गाइडलाइंस का ख्याल रखेंगे। यहाँ पर हमेशा आप नॉन ब्लॉकिंग लगाएंगे तो फिर ये वाले मसले नहीं आएंगे। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे ये वाले मसले कभी आए हो, क्योंकि मैंने वो शुरू में एक रूल पल्ले मान लिया था कि भाई पहले डिज़ाइन डायग्राम बनानी है, उसके बाद कोड करना है, कोड करते हुए हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आप शुरू से अगर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आप इन वाले प्रॉब्लम्स में नहीं आएंगे। फिर आपके प्रॉब्लम डिफरेंट होंगे कि अच्छा हाँ भाई अगर नहीं चल रहा तो अब क्या वजह हो सकती है, अब आप फोकस होंगे कि क्या पोटेंशियल कॉजेज हो सकती हैं एक्चुअल में ना चलेंगी, ना कि कोडिंग बग्स, ठीक है। ओके, यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन थी, अगर आपको समझ नहीं भी आई हो तो आप अगर ये रूल ही पक्का जहन में रखेंगे कि पॉजिटिव क्लॉक नॉन ब्लॉकिंग तो काफ़ी है। अच्छा, #1 मैंने क्यों डाला है, जो वेरिलॉग में ना हैश इज यूज्ड फॉर एडिंग डिले, ठीक है। #1 का मतलब है 1 का डिले डालें, लेकिन 1 क्या, 1 मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, क्या, अब ये क्वेश्चन आ सकता है। सो #1 का मतलब है 1 टिक का डिले। टिक क्या है
कि जब आप सर्किट को मॉडल करते हैं ना वेरोलॉग में या किसी भी सिमुलेशन टूल में, तो वो आप इनफाइनाइट टाइम तो नहीं मॉडल कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली हर 1-2 सेकंड के दरमियान जो है ना वो इनफाइनाइट टाइम की लेंथ है, आप एक एक उसको मारे उस हर 2 पॉइंट्स के दरमियान में इनफाइनाइट, तो आप किसी बेसिक इंटरवल पे उसको चला रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं टाइम स्केल आपकी सिमुलेशन का क्या है। वो टाइम स्केल डिफाइन करता है कि टिक कितने की होगी, वो 1 नैनो सेकंड की होगी या 1 पिको सेकंड, ये हम खुद भी सेट कर सकते हैं कि एक टिक जो है वो पिको सेकंड की मैंने लेनी है या एक टिक नैनो सेकंड की लेनी है। अभी जो हम सर्किट बना रहे होंगे उनमें हम उनको खुद नहीं सेट करेंगे, जो भी बाय डिफॉल्ट सेट हुई है वो काफ़ी होगी, क्योंकि हम छोटे मोटे सर्किट में। लेकिन अगर हमें वाकई उसका एक्चुअल बिहेवियर मॉडल करना है तो हम बाज़ फिर टाइम स्केल भी खुद से मॉडल करते हैं कि यार इतना ही होना चाहिए ताकि हम ठीक तरह मॉडल कर सकें। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ये असल में हमने ये मॉडल करने के लिए बनाया है कि ये अगर क्लॉक चल रहा था और लेट से कि ये आपका रेज इन था और ये रेज आउट था, ठीक है। इस पे अगर 3 आ रहा था तो इस जगह पर आपके पास आउटपुट पे 3 आ जाना था, ठीक है। हमने जो रजिस्टर पढ़ा था कि जब भी राइजिंग एज ऑफ क्लॉक आएगा जो इनपुट पे आ रहा है वो आउटपुट पे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम शो तो फौरन ही कर देते हैं, लेकिन असल में थोड़ा सा डिले होता है आउटपुट आने में, क्योंकि रजिस्टर एक टाइम लेता है कि ये इनपुट आई है उसके बाद मैं आउटपुट ऑन करूंगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं क्लॉक टू आउटपुट डिले, ठीक है। तो ये जो #1 डाला ये असल में हमने उसको मॉडल करने के लिए डाला है कि जब हम सिमुलेशन में इसको ज़्यादा जूम इन करके देखेंगे तो हमें यहाँ पर नजर आएगा कि ये जो 3 इस राइजिंग एज पे फौरन ही 3 नहीं हो गया, बल्कि थोड़ा सा एक टिक के बाद ही हुआ, ठीक है। तो हमने सिर्फ उसको मॉडल करने के लिए यहाँ पर ये डाला, ठीक। लेकिन अगर ये आप नहीं भी डालेंगे तो फिर आपको सिमुलेशन में फौरन नजर आ जाएगा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपका अक्सर कोड में मैंने देखा है कि ये लोगों ने नहीं डाला होता, लेकिन आप समझ लो कि मैंने जो फर्स्ट जॉब की थी वहाँ पर हम जो कोडिंग गाइडलाइंस यूज़ करते थे उसमें #1 डालते थे, तो वो मुझे लगा कि वो ज़्यादा अच्छी कन्वेंशन है, तो आप इसको यूज़ कर लें, बट ना भी यूज़ करेंगे तो ये #1 इज़ ऑप्शनल बट नॉन ब्लॉकिंग एंड पॉजिटिव क्लॉक इज़ नॉट ऑप्शनल। सो यहाँ पर ये चीज़ ज़हन में रख लें कि रजिस्टर जब भी बनेगा वो पॉजिटिव क्लॉक या नेगेटिव क्लॉक वाले ब्लॉक में बनेगा, उसके अलावा रजिस्टर नहीं बनेगा, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि व्हाट इफ के इसके अंदर एक इनेबल की लाइन भी होती। सो इनेबल हमने कहा था कि क्या करेगा कि अगर इनेबल आएगा तभी आप इनपुट आउटपुट पर देंगे या तभी इनपुट को स्टोर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर इनेबल भी होता तो आपके कोड में थोड़ी सी चेंज आती कि आप इधर एल्स के बजाय एल्स इफ इनेबल कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एल्स के बजाय एल्स इफ इनेबल कर दे, एल्स स्पेस इफ है ये, और उसमें आप इनेबल कर लेते और ये आपका ठीक काम कर जाता, ठीक। सो अब क्या कर रहे हैं, अब हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर रीसेट है तो 0 कर दो, वरना अगर इनेबल आए तो इसको रेजिन असाइन कर दो, अदरवाइज हमने कुछ भी नहीं किया तो इसका मतलब है उसको होल्ड करके बैठे रहो, ठीक। सो यहां तक चीज ठीक है, समझ आए। अच्छा, ये वैसे जो है ना इधर हमने एल्स नहीं लिखा है इसका, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव क्लॉक वाला ब्लॉक लिख रहे हैं ना तो उसका एल्स छोड़ना में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर लेट से आप ऑलवेज एट स्टैटिक वाला ब्लॉक यूज कर रहे हैं ना कभी, सो उसमें सारे केसेस जरूर कवर करने हैं आपने, ठीक है। ये जस्ट एक छोटा सा चीज कि मैं अगर उसमें कुछ इफ लगा देता हूँ, इफ समथिंग तो a इज इक्वल टू 0 कहता हूँ, एल्स इफ समथिंग a इज इक्वल टू कुछ और कहता हूँ। अगर ये कोड लिखा हुआ ना ये गलत है, आपको इसके साथ एक एल्स भी डालना है जरूर, अगर ऑलवेज एट स्टैटिक वाला ब्लॉक, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशनल सर्किट में कोई केस मिस कर जाएंगे तो सिमुलेटर विल अज्यूम कि आप उधर वैल्यू होल्ड करना चाहते हैं, और वो वैल्यू होल्ड कैसे करवाएगा, ये इफ एल्स से भी आपका बेसिकली अगर एक इफ एल्स लगाओ ना तो मार्क्स बन जाता है, ठीक है। आपने यहां पर जो भी कंडीशन लगी है वो सिलेक्ट लाइन बन जाएगी, अगर इफ है तो ये चीज आउटपुट पे चली जाए वरना ये चली जाए। एक और एल्स इफ लगाया हुआ आपने तो ये अगर दूसरी कंडीशन 1 है तो ये आउटपुट पे चली जाए, और वरना आपने लिखा ही नहीं। अगर आपने वरना नहीं लिखा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट ये होगा कंपाइलर कहेगा कि मैं ना इसी को वापस ट्राई कर देता हूं कि आप यही वैल्यू होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो जब इसको वापस ट्राई करेगा तो ये जो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल फीडबैक, ठीक है, ये कभी भी सर्किट में नहीं होना चाहिए। इसको
इस पे आपको वार्निंग देगा टूल कि आपके सर्किट में लैच है। जो हमने लैचेस बनाई थी वो भी कम्बिनेशनल फीडबैक्स ही थे ना, तो ये एक अब कम्बिनेशनल फीडबैक आ गया। यह आपके सर्किट में कभी भी नहीं होना चाहिए। जब भी कभी आपको वार्निंग आए कि भाई इसमें तो लैच है, टेक इट सीरियसली, जाके देखें, वो साथ बता रहा होगा कि फलां सिग्नल जो है ना वो कम्बिनेशनल फीडबैक हो रहा है, आप जाके देखें कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, आपने डिज़ाइन में कुछ ऐसा हरकत की हुई होगी, ठीक है, उस हरकत को फिक्स करें। ठीक है, कि ऐसा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए जिसमें आपका कम्बिनेशन, आपको वाकई कोई चीज़ वापस चाहिए, ऐड अ रजिस्टर, सेव करें कहीं पे, वो वापस ले लें। ठीक है, तो पिछले साइकिल में क्या वैल्यू थी चाहिए, रजिस्टर डालें उधर। ठीक है, वो इसमें कोई अर्ज नहीं है। अब रजिस्टर दरमियान में आ जाए कोई अर्ज नहीं है, लेकिन रजिस्टर ना हो, तो ये जो रजिस्टर वाली चीज़ है यानी पॉजिटिव क्लॉक वाली, इसमें एल्स ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रजिस्टर होल्ड करता है। वो अगर होल्ड करके बैठा है तो उसका काम ही है। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशनल ब्लॉक में ये कर दिया है तब प्रॉब्लम है। तो कॉम्बिनेशनल में सारे केस कवर होने चाहिए, हर इफ का एल्स होना चाहिए। ठीक है, अब एल्स इफ लगे, आखिर में एक और एल्स होना चाहिए जिसमें आप बताएं कि वो क्या करेगा। ठीक है, ठीक है, ये वैसे अगर आपका सिंपल एक इफ एल्स लगा हुआ ना, इफ और एल्स, तो उससे 2 to 1 मार्क्स भी बन जाता है। यानी जो हमने केस से बनाया था वो अगर 2 to 1 है तो वो सिंगल इफ एल्स से ही बन जाता है। अगर आप ज्यादा एल्स इफ लगाएंगे तो वो फिर कुछ इस किस्म की चीज बन जाएगी कि आपका एक सीरीज में मार्क्स लग जाएंगे काइंड ऑफ। ठीक है, सो तो इफ एल्स से भी आप चीज कोड कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर पता होना चाहिए कि मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, पहले डिजाइन होगा तो फिर आप मसला नहीं है, बना ले, लेकिन अगर आप कोड डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें तो ये प्रॉब्लम है। ओके, सो ये हमारा रजिस्टर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं एडर सबट्रैक्टर और मल्टीप्लायर पे। ठीक है, सो एडर अगर बनाना है ऑलवेज एट स्टैटिक बिगिन एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे तो एडर बन जाएगा बिगिन एंड के अंदर। ठीक है, ये अगेन ये थोड़ा नजर नहीं आ रहा, बिगिन एंड के अंदर ये लिखा हुआ। ठीक है, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी कर देंगे तो सबट्रैक्टर बन जाएगा, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी कर देंगे तो मल्टीप्लायर बन जाएगा। ठीक है, सो यहां तक चीज क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पर एक चीज का ख्याल रखने की जरूरत है, वो है आउटपुट की विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स से कि आप 32 बिट के नंबर को 32 बिट के नंबर में ऐड करें या मल्टीप्लाई करें। लेट्स से 32 बिट नंबर है, उसको 32 बिट नंबर में ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर तो आप इसी में इंटरेस्टेड हैं कि हाँ जो आपको पता है कि आपका रिजल्ट 32 बिट के अंदर आ जाएगा, तब तो आप सी की विड्थ उतनी रख लें, 32 ही रख लें। ठीक है, लेकिन जब हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियली बड़ा रिजल्ट आ सकता है। यानी कि अगर आपकी 3 बिट्स थी लेट से, तो 3 बिट में आपके पास 7 आ सकता था, 7 को 7 में ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा। ठीक है, सो 14 जो होगा वो आपके पास 8 + 4 + 2 ये बन जाएगा। ठीक है, सो ये आप 4 बिट में आ सकता है। ठीक है, तो 1 बिट आपकी एक्स्ट्रा आपको चाहिए हो सकती है। ठीक है, या इसी तरह आपके अगर 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर थे तो उसमें भी ये वाला मसला हो सकता है। सो जब आप ऐड करते हैं ना तो 1 बिट अगर एक्स्ट्रा हो तो आपके लिए वो काफी होती है। अगर आप सेफ प्ले करना चाह रहे हैं, 2 नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप उसके रिजल्ट 1 बिट ज्यादा रख लें। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट में काम कर रहे हैं तो रिकमेंडेड ये है कि आप अगर a + b कर रहे हैं ना, तो आप इसकी पहले ही 1 बिट बढ़ा दें और इसकी भी 1 बिट बढ़ा दें और इनको आपस में ऐड कर दें और वो 1 बिट बड़ा वाला रिजल्ट उठा लें। ठीक है, वो जो है ना कि साइन बिट एक्सटेंड कर दें। ठीक है, b की भी साइन बिट एक्सटेंड कर दें, 0 ना डालें उनके आगे। a अगर लेट से 31 डाउन टू 0 था ना, सो आप और आपने इसको b में ऐड करना था। ठीक है, सो लेट से ये आपका a था, एक रजिस्टर, चलो अभी डिक्लेरेशन हम नहीं पढ़ी, और b भी लेट से 31 डाउन टू 0 था। ठीक है, और इसको ऐड करना, तो अगर तो आपने 31 डाउन टू 0 में ही रखना था तो सिंपल आप c भी 31 डाउन टू 0 बना दें और c इक्वल टू a + b कर देंगे, ऑलवेज एट स्टैटिक लगा के। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं और आप उसको एक और बिट बढ़ाना चाहते हैं तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप a के साथ a ही की 31 वाली बिट कंकैटिनेट करें, तो ये 32 बिट पूरा हो जाएगा और 1 बिट एक्स्ट्रा आ जाएगी। ठीक है, और इसमें ऐड करें b की 31 और फिर b पूरा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपने वही पूरा a उठाया
और ये साइन बिट इधर एक्सटेंड कर दी, ठीक है, और ये बी उठाया पूरा और ये साइन बिट इसको एक्सटेंड कर दी और इनको आपस में ऐड किया। अब आपका रिजल्ट जो आएगा ना वो 33 बिट में होगा। सी को आप 33 बिट का लगाएं और वो अब ये सेफ रिजल्ट है अगर आपने टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स यूज। अगर अनसाइंड यूज किए हैं फिर ये एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने साइन नंबर यूज किए हैं तो साइन एक्सटेंड करने के बाद ऐड करें तो आपके रिजल्ट्स ठीक आएंगे, ठीक। तो ये छोटी सी चीज थी जो कि आपको जहन में रहे तो बेहतर है, ठीक। इसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में तो ज्यादा जल्दी ग्रोथ होती है। अगर आप दो 32 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 64 बिट तक जा सकता है पोटेंशियली, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि 32 बिट में ही रहना तो ठीक है, 32 बिट ही डिक्लेयर कर दें। अगर आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप उसको 64 बिट डिक्लेयर करें और उसके अंदर लेकर जाए, ठीक है। इसके अंदर खैर थोड़े से और टॉपिक्स भी हैं जो कि इस कोर्स के हिसाब से एडवांस है, जो मैं नहीं कवर करूंगा। कि फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है क्यू फॉर्मेट्स का, कि अगर आपने पॉइंट कहीं पे ज्यूम करना है तो आप क्या करें और उसको लेकर के कैसे चलें। तो मैं इस क्लास के लिए थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाएगा, तो मैं वो इस क्लास में कवर नहीं करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मे बी उसकी कोई सप्लीमेंट्री वीडियो डाल दूं यूट्यूब वाले पे, अगर किसी ने अपने शौक पे कवर करना है तो वो कवर करते। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर हो गई। सो बनाना है एडर सब्ट्रैक्टर आसान है कि भाई आपने ए प्लस बी किया, ए स्टेरिक बी किया तो मान गए। आपको याद होगा कि हमने एडर की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, ट्रिपल कैरी एडर, कंडीशनल सेलेक्ट एडर, और इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब हम एफपीजे पे जा रहे होते हैं ना तो एफपीजे में आप समझोगे कुछ एडर के ब्लॉक्स लगे होते हैं जिनको जोड़ के जो 4-4 बिट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वो अगर बड़ा बनाया तो वो उन्हीं को जोड़ के बड़ा बना देता है। और इसी तरह मल्टीप्लायर भी कुछ फिक्स लगे होते हैं, तो जब हम इसको सिंथेसाइज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पीछे इन्फर कर लेगा इनसे, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिकली फास्ट एडर खुद से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप इसके बजाय एक मॉड्यूल बनाएं और उसके अंदर पूरा एडर का कोड लिखें और उसका इंस्टेंस बना लें, ठीक है, बजाय ए प्लस बी करने की, ठीक है। तो वो फिर आप उसको तेज कर सकते। ओके, सो अभी तक हमने जितने भी ये ए बी सी वेरिएबल यूज किए, वैसे तो ये बहुत अच्छे नाम नहीं है क्योंकि नाम आपके मीनिंगफुल होने चाहिए, लेकिन इनको हमने कहीं पर डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। जिस तरह सी में आप इंट डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट, डबल, करैक्टर, तो क्या वेरिलॉग में भी डिक्लेरेशन की जरूरत है? पहला क्वेश्चन ध्यान में आएगा। वेरिलॉग में भी डिक्लेरेशन चाहिए। वेरिलॉग का रूल भी वही है कि आपने जो चीज यूज की है शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है, पहले कहीं पर डिक्लेयर हुई होनी चाहिए, तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब डिक्लेयर कैसे करेंगे? उधर तो हम इंट डिक्लेयर कर देते हैं, फ्लोट करते हैं, इसमें क्या करें? वेरिलॉग में ना, इसके लिए क्या लफ्ज यूज करूं? एक तरह की बोंगी मारी हुई है वेरिलॉग जिसने बनाई, ठीक है, कि गलत हरकत की है। वो ये किया है कि उन्होंने ना रेज का कीवर्ड एक रखा है, ठीक है। सो मैं इसको बोंगी क्यों कह रहा हूं या एक गलत हरकत क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रेज से आपके ज़हन में सबसे पहली चीज क्या आती है? रजिस्टर, ठीक है। सो रेज का मतलब रजिस्टर नहीं है, ठीक है। सो पहली चीज आप जहन में पक्की कर लें कि रेज का मतलब रजिस्टर नहीं है, ठीक है। सो वेरिलॉग में आपने डिक्लेयर करना हो तो हम रेज या वायर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वायर से वायर बनेगी और रेज से रेज बनेगा, ठीक है। इसका ये मतलब कतई नहीं। रजिस्टर जब भी बनाना है, ऑलवेज एट पॉजेज क्लॉक के अंदर जो चीज असाइन हो रही होगी वो रजिस्टर बनेगी, ठीक है। तो आपने ज़हन में ये सेट रखना है कि रजिस्टर कब बनेगा? ऑलवेज एट पॉजेज। रेज बस एक कीवर्ड है जो कि हम यूज कर रहे हैं, इससे रजिस्टर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, ठीक है। कब बनेगा? अगर पॉजेज क्लॉक लगा दिया तो बन जाएगा, अगर ऑलवेज एस्टेरिक लगाया तो नहीं बनेगा, ठीक। सो ये चीज ज़हन में पक्की हो गई, ठीक है। रेज इज नॉट रजिस्टर, रेज इज नॉट रजिस्टर, ये आप अपने दिमाग में रजिस्टर कर लेंगे, रेज इज नॉट रजिस्टर, ठीक है। ओके, लेकिन नॉट से ये ना कर लेना कि रेज रजिस्टर नहीं मान सकता, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, ठीक है। कैसे पता चलेगा वो मैं भी बताता हूं। सो अगर मैंने ये कोड लिखा हुआ है, लेट्स से ऑलवेज एट स्टैटिक सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो चीज ऑलवेज के ब्लॉक के अंदर असाइन हो रही हो, सी इस वक्त ऑलवेज के ब्लॉक में असाइन हो रहा है, ठीक है, यानी असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पर इक्वल टू साइन को असाइनमेंट कर दें। जो चीज ऑलवेज के ब्लॉक में असाइन हो रही है हम उसको रेज डिक्लेयर करेंगे हमेशा, ठीक है। अब ये कोई रजिस्टर नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ रजिस्टर, ये सिंपल एक एडर है जिसकी आउटपुट सी है, ठीक है, लेकिन हमने इसको रेज डिक्लेयर करना है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज के ब्लॉक के अंदर असाइन हो रही है। तो मेन रूल क्या है, जो चीज ऑलवेज के ब्लॉक में साइन हो रही है उसको रेज डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तो अभी तक हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े वो सारे ही ऑलवेज के ब्लॉक में डिक्लेयर हो रहे हैं, ठीक है, मतलब सब ये ऑलवेज के ब्लॉक में साइन हो रहे हैं ना। हमने मार्क्स भी ऑलवेज एट स्टैटिक में बनाया, हमने गेट भी ऑलवेज एट स्टैटिक में बनाया, हमने सब कुछ ऑलवेज एट स्टैटिक में बनाया। तो हमने वो उनमें से जो चीजें साइन हो रही है ना वो सब की सब रेज डिक्लेयर करनी, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने अभी नहीं पढ़ी जो कि मैं आपको साथ ही पढ़ा देता हूँ, वो है असाइन स्टेटमेंट। अगर आपका कोई एक स्टेटमेंट में काम करना है तो हम ऑलवेज एट स्टैटिक के बजाय ये भी लिख सकते हैं असाइन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अगर असाइन स्टेटमेंट से कोई चीज असाइन कर रही है ना तो उसको डिक्लेयर करेंगे वायर, ठीक है। सो रूल क्या है कि अगर असाइन स्टेटमेंट से असाइन कर रहे हैं तो उसको डिक्लेयर करेंगे वायर, अगर ऑलवेज स्टेटमेंट के अंदर कोई चीज असाइन हो रही है तो उसको हम डिक्लेयर करेंगे रेज, ठीक है। रेज का ताल्लुक रजिस्टर होने ना होने से नहीं है, ये अगर रजिस्टर होने ना होने का ताल्लुक किससे है कि वो पॉजेज क्लॉक के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये पॉजेज क्लॉक में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये रजिस्टर नहीं। ये वाला कोड और ये वाला कोड एग्जैक्टली सेम हार्डवेयर जनरेट कर रहे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। दोनों क्या काम कर रहे हैं, एक एडर बना रहे हैं जिसके अंदर दो नंबर ऐड हो रहे हैं और एक रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। चाहे आप इस तरह लिख दें चाहे आप इस तरह लिख दें। पर्सनली मैं ये वाला कोड प्रेफर करता हूं, उसकी वजह मेरी एक अजम्पशन है जो कि हो सकता है बास कंपाइलर्स में ट्रू हो बास कंपाइलर्स में ट्रू ना हो, कि ये जो ऑलवेज एट स्टैटिक है ये सेंसिटिविटी लिस्ट पे चलता था, ठीक है। कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्टैटिक के बजाय पहले होता था कि बी ए और बी के इनपुट में चेंज आई तो आउटपुट में चेंज आएगी, असाइन की कोई सेंसिटिविटी लिस्ट नहीं होती थी। तो मेरी अजम्पशन है कि कोई कंपाइलर हो सकता है ये कर रहे हो कि वो हर टिक के ऊपर ये कंप्यूट कर रहे हो, ठीक है। जबकि ये अगर मैं लिखूंगा तो ये हर टिक पर कंप्यूट नहीं होगा, बल्कि अगर ए और बी में चेंज आई तो कंप्यूट होगा। तो हो सकता है कि फिर ये थोड़ा सा फास्ट चले, क्योंकि ये हर दफा नहीं हो रहा, ये सिर्फ जब चेंज आती है तब भी होता है, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मॉडर्न कंपाइलर्स होंगे वो इनको एक ही तरह ट्रीट करते होंगे, लेकिन क्योंकि मुझे उनका कोड नहीं पता कि उन्होंने कैसे लिखा हुआ, तो मैं अमूमन इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इस इंडेक्स को, इसकी निस्बत जहाँ जहाँ पर हो सके। जल्दी में हो तो वो भी लिख लेते हैं, ठीक है, डिपेंड्स क्या करें। ओके, सो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी कि कब वायर होगा, अगर असाइन स्टेटमेंट में असाइन हो रहा है, अगर रेज कब होगा, अगर ऑलवेज स्टेटमेंट में हो रहा है। व्हाट अबाउट के मैं इधर लिख देता ऑलवेज एट स्टैटिक के बजाय ऑलवेज एट पॉज एज क्लॉक और इधर नॉन ब्लॉकिंग डालता, तो फिर क्या होता, रजिस्टर बन जाता। और रजिस्टर कैसे बनता, इसके आगे एक रजिस्टर बन जाता कि इन दोनों को ऐड करो और उसको सी में साइन कर दो तो वो एक रजिस्टर बन जाता। ओके, व्हाट अबाउट ए एंड बी, सी तो हो गया, मैंने रेज डिक्लेयर कर दिया, अगर वो ऑलवेज के ब्लॉक में साइन हो रहा था, साइन किया था तो वायर कर दिया। अगर यही कोड लिखा हुआ है, ए और बी को रेज डिक्लेयर होना चाहिए या वायर डिक्लेयर होना चाहिए, वायर रेज, कितने लोगों का ख्याल है वायर, दोनों हो सकते हैं, क्यों? ऑलवेज में भी इसको यूज कर सकते हैं, अगर हमने ऑलवेज में यूज करना है सर तो हम रेज करेंगे, और अगर ये ऑलवेज में यूज किया हुआ है कहीं और हो सकता है, मैं असाइन में यूज कर रहा हूँ, फिर आप वायर यूज करेंगे नहीं, लेकिन मैं मतलब क्या दोनों तो नहीं डिक्लेयर करूंगा ना, एक ही करूंगा, रेज होगा। ये तो इनपुट है, ए और बी की डिक्लेरेशन डिपेंड करेगी कि ए और बी खुद कहां पर असाइन हो रहे हैं। यहां पर अगर सी इक्वल टू ए प्लस बी किया हुआ है तो कहीं और मैंने हो सकता है किया हो असाइन ए इज इक्वल टू कोई भी आगे स्टेटमेंट हो, और किसी और जगह पर मैंने ऑलवेज एट, हो सकता है कि ये कोई केस से निकल रहा हो, ठीक है, उसके अंदर बी इज इक्वल टू समथिंग फिर बी इज इक्वल टू समथिंग सारे केसेस में लिखा हो, ठीक है। तो अगर ये ए असाइन से बन रहा है और बी जो है वो ऑलवेज में बन रहा है, तो इसका मतलब है बी को क्या होना चाहिए और ए को क्या होना चाहिए, ए वायर होगा क्योंकि वो असाइन से बन रहा है, सो ये वायर होगा, और बी क्योंकि ये ऑलवेज में बन रहा है। सो इट डजंट डिपेंड कि इधर क्या आ रहा है, जो डिपेंड करता है वो है असाइनमेंट के इस तरफ क्या आ रहा है। ये चीजें जो है ये इट हैज टू बी रेज, ठीक है। ए और बी का काम है, पता चलेगा कि उनकी असाइनमेंट कहां पर हो रही है, उनकी असाइनमेंट अगर असाइन से हो रही है तो वो वायर करेंगे, अगर वो ऑलवेज के अंदर हो रही है तो वो रेज डिक्लेयर करेंगे। इसीलिए मैंने ए और बी को इससे पहले नहीं बताया था।
सो यहाँ पर अब हम पहुंच गए हैं, तो हमने मोर और लेस जो वेरिलॉग कोडिंग का ना ये सारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से वो कवर कर लिए, ठीक है। अब हमें कोई डिजाइन डायग्राम दे तो वो शुड बी एबल टू कोड इट, ठीक है। सो अगर आपने लेट्स से आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो काम करना है, तो आप सबसे पहले एक डिजाइन डायग्राम बनाएंगे और फिर आप क्या करेंगे, उसके सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करते हुए उसको कोड कर देंगे, ठीक है। कोड करने के लिए क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका डिजाइन डायग्राम है ना उसको लेबल कर दें, उसकी जो वायर्स है ना उनको नाम दे दें, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट वायर्स आपको लगती हैं जिनका आपने कोड लिखना है उनको कोई नाम दे दें। अच्छा, उसके बाद क्या करें, आप मॉड्यूल बनाए, उसकी पोर्ट लिस्ट वगैरह जो हमने जिस तरह FIFO के इनपुट आउटपुट पूरा डिक्लेयर किया था उस तरह करें, और उसके बाद एक एक करके जो भी सारे ब्लॉक्स उनको कोड कर देंगे। कहीं पे मार्क्स आ रहा है तो केस लगा देंगे, कहीं पे रजिस्टर आ रहा है तो ऑलवेज पॉजिटिव क्लॉक लगा देंगे, कहीं पे गेट आ रहा है तो और या एंड जो भी लगाना है वो वाला सिंबल लगा दें, ठीक। अच्छा इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप एक एक करके सारे कोड करेंगे तो ये सारे पैरेलल में लगे हुए, ठीक है। आप पहले गेट बना दें, बाद में रजिस्टर बना दें, बाद में मार्क्स बना दें, जिस मर्जी ऑर्डर में कोड कर दें, इट डजंट मैटर, ठीक है। सो आपने एक एक करके बस सारे कोड जरूर करने, क्योंकि ये हार्डवेयर है, ये पैरेलल में लगा होगा, ठीक है। सबका सब सिमुलेटर भी इसको इसी तरह चला रहा होगा, उनको सब पैरेलल में सिमुलेट कर रहा है, ठीक। सो इनका ऑर्डर नहीं मैटर करता। और ऑब्वियसली जब आप एक एक को बनाने जाएंगे तो साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि मुझे इसको भी डिक्लेयर करना है, इसको भी डिक्लेयर करना है, इसको भी, तो आप उसके साथ साथ डिक्लेरेशन करते जाए। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, और एग्जांपल हम जानी पहचानी जो हमने एक काउंटर बनाया था उसी का कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने FIFO के अंदर जो काउंटर बन रहा था उसका ये सर्किट डिजाइन किया था। हमने कहा था कि यार एक मार्क्स है, एक इंक्रीमेंटर है, एक डिक्रीमेंटर है, एक इनेबल का सिग्नल है। इंक्रीमेंट, ये दोनों इंक्रीमेंट भी करेगा, डिक्रीमेंट भी करेगा, और हमारे पास काउंट आ जाएगा। अब इसको हम एज अ मॉड्यूल लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि हम इनको लेबल कर दें, तो मैंने इनको लेबल कर दिया। ये आपको शायद इतना क्लियर नजर ना आ रहा हो, लेकिन इसको मैंने इनेबल नाम दिया है, इसको मार्क्स आउट नाम दे दिया क्योंकि मार्क्स की आउटपुट थी, इसको मैंने इनक आउट लिख दिया क्योंकि इंक्रीमेंटर की आउटपुट है, इसको डेक आउट लिख दिया क्योंकि ये डिक्रीमेंटर की आउटपुट है, और बाकी तो पहले से ही नाम दिए हुए थे। अच्छा, अब कोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, ठीक है। उस फाइल का नाम, अगर मैं इसका नाम काउंटर रखा है तो मैं counter.v लिख दूंगा, ठीक है। सो उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले आप मॉड्यूल बनाए, ठीक है। सो ये वाला काम हमने जिस तरह पहले भी ये किया हुआ है कि भाई मॉड्यूल एंड मॉड्यूल, जो पेरेंथेसिस के अंदर आप सारी पोर्ट लिस्ट डिफाइन कर दें, ठीक है। पोर्ट लिस्ट में आप बता दें जो चीज इनपुट आ रही है, जिस तरह इस केस में क्या इनपुट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और आउटपुट क्या है, काउंट। क्योंकि इसके अंदर एक रजिस्टर लगा हुआ है तो इसका मतलब है किसी क्लॉक भी इसकी इनपुट होगा, और उसको हम शुरू में कोई रीसेट वैल्यू देना चाह रहे हैं तो हमने एक रीसेट भी इनपुट। तो क्लॉक और रीसेट कई दफा हम डायग्राम पे शो नहीं करते, बट अगर रजिस्टर किसी सर्किट में आ रहा है तो उसकी इनपुट हम क्लॉक और रीसेट रख देते। सो हमने यही क्लॉक, रीसेट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और काउंट हमने कर दी। ये तीनों आउटपुट इनपुट थी, काउंट हमारी आउटपुट थी। ये जो रेज लिखा हुआ फिलहाल इसको इग्नोर करें, ये समझे नहीं लिखा हुआ, मैं बताता हूँ कि ये क्यों लिखा है, बाद में बताऊंगा, ठीक। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट चीज है कि आप बस एक एक करके सारे ब्लॉक्स को कोड कर दें। तो लेट से कि मैं सबसे पहले कहता हूं कि मैंने इस गेट को कोड करना है, ठीक है। ये जो और गेट लगा हुआ है इसको मैंने कोड करना। और गेट का क्या कोड होता है, कोई ऑलवेज असाइन कोई चीज लगेगी, ऑलवेज एट स्टैटिक, ए तो नहीं है ना इधर, क्या नाम है, क्या लिखूंगा, ऑलवेज एट स्टैटिक, आगे बिगिन एंड में आगे आउटपुट क्या है, पहले तो आउटपुट लिखी जाती है, इस केस में इनेबल है, इनेबल इज इक्वल टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ऑलवेज एट स्टैटिक इनेबल इज इक्वल टू इंक्रीमेंट और, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, बिगिन एंड जरूरी नहीं है। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होती तो हम बिगिन एंड डालते, एक ही स्टेटमेंट है तो बिगिन एंड जरूरी नहीं। सो मैंने पहला गेट कोड कर दिया, लेकिन क्या मुझे इसमें कुछ डिक्लेरेशन करने की जरूरत है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो पहले से डिक्लेयर्ड है, इनेबल हमें, इनेबल क्या होना चाहिए, रेज के वायर, रेज होना चाहिए, क्यों, ऑलवेज के ब्लॉक के अंदर लिखा जा रहा है। मैंने ऊपर रेज इनेबल भी डिक्लेयर कर दिया, ठीक हो गया, पहला चीज कोड हो गई।
दूसरी चीज पे आ जाते हैं। दूसरी चीज हो गया लेट्स से कि मैं मक्स कोड करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा ये मैं बाद में भी कोड कर देता तो इससे कोई फर्क नहीं था, ठीक है, लेकिन पहले बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा नेक्स्ट चीज हमारी आ गई मक्स। मक्स किससे बनता है? केस। ऑलवेज एट स्टेरिक बिगिन एंड, उसके अंदर केस होगा। केस के अंदर सिलेक्ट लाइन आती है। सिलेक्ट लाइन इस केस में क्या है जी कामरान, तो मसला है? हाँ, इसकी सिलेक्ट लाइन आएगी इंक्रीमेंट, ठीक है। और अगर इंक्रीमेंट 1 हो, इंक्रीमेंट 0 हो तो क्या करना है? डिक्रीमेंट करना है। अगर इंक्रीमेंट 1 हो तो इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट 0 हो तो हमने डिक्रीमेंट आउट, और इंक्रीमेंट 1 हो तो इंक्रीमेंट आउट, ठीक। अच्छा यहां पर जरूरी नहीं है कि हम इंक्रीमेंट आउट और डिक्रीमेंट आउट ले, हम डायरेक्टली ये भी कोड साथ कर सकते हैं कि हम प्लस भी कर दें माइनस भी कर दें। तो मैंने जो कोड लिखा हुआ उसमें मैंने ये भी साथ कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया? ऑलवेज एट स्टेरिक बिगिन एंड केस इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर इंक्रीमेंट आ रहा है तो आपने इसको एज अ सेलेक्ट लाइन लेना है। अगर वो 0 आ रहा है तो आपने मार्क्स आउट, हमारी आउटपुट का नाम था, मार्क्स आउट इज इक्वल टू इंक्रीमेंट आउट, डिक्रीमेंट आउट करना था, लेकिन मैंने डिक्रीमेंट आउट के बजाय लिख दिया काउंट -1। सो इससे क्या होगा कि ये माइनस वाला काम डिक्रीमेंटर भी साथ ही कोड होगी। और अगर 1 आ रहा है तो मार्क्स आउट इज इक्वल टू काउंट +1, ठीक है। तो ये एडिशन वाला काम भी साथ ही होगा। काउंट अभी हमने, काउंट जो है ये वाला रजिस्टर है ना, जिसको आपने ऐड करना है, ये हमने आगे बनाना है रजिस्टर, ठीक है। तो हम उस रजिस्टर को भी बनाते हैं। क्या क्या करेंगे? इसमें बिगिन एंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। इनफैक्ट इधर भी बिगिन एंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ही केस स्टेटमेंट है। केस एंड केस के दरमियान एक ही स्टेटमेंट आ रही है। तो मैं अगर इधर बिगिन एंड नहीं भी लिखूंगा तो ये इट्स ऑल राइट, ठीक है, क्योंकि एक स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है, ठीक। सो वो रूल वही है जो ब्रैकेट्स वाला, करली ब्रैकेट्स का रूल सी में होता है कि अगर आपके एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो फिर ओके। यहां तक चीज क्लियर होगी? अच्छा अब हमारा क्या है? अच्छा अब ये जो मैंने ये काम कर दिया है कि मैंने इधर डिक्रीमेंट आउट और इंक्रीमेंट आउट के बजाय डायरेक्टली -1 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि मैंने ये डिक्रीमेंटर भी कोड कर दिया है और इंक्रीमेंटर भी कोड कर दिया। तो अब ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, मार्क्स भी कवर हो गया, गेट भी कवर हो गया। तो क्या रह गया? सिंपल एक रजिस्टर रह गया, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी अच्छा ओके, ये चीज मैं भूल गया कि इसके साथ मुझे डिक्लेयर भी करना था। सो मार्क्स आउट जो था ये क्या डिक्लेयर होना चाहिए? रेज या वायर? रेज डिक्लेयर होना चाहिए क्योंकि ऑलवेज के अंदर है, तो मैंने इसको रेज डिक्लेयर कर दिया। इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? जितनी हमने काउंट की विड्थ रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि उतनी ही इनपुट आएंगी ना। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो 3 डाउन टू 0 इसलिए साथ लगाओ, ओके। अब हमारे पास आ गया आखिरी रजिस्टर। रजिस्टर कैसे कोड होता है? ऑलवेज एट पॉज क्लॉक, ठीक है। अगर इफ रीसेट हो तो क्या करना है? रीसेट हो तो क्या करना है? ऑलवेज एट पॉज क्लॉक में आगे क्या होगा? इफ रीसेट तो काउंट इज इक्वल टू 0 और एल्स काउंट इज इक्वल टू मार्क्स आउट। क्या ये होना चाहिए या इनेबल भी है इसके अंदर? इनेबल। तो फिर एल्स नहीं होगा, एल्स इफ इनेबल होगा, ठीक है। सो ऑलवेज एट पॉज क्लॉक इफ रीसेट काउंट इज इक्वल टू 1। पॉज क्लॉक है, साथ नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट यूज किया है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। एल्स इफ इनेबल काउंट इज इक्वल टू मार्क्स आउट, ठीक है, जो हमारा इधर आ रहा है नाम, ठीक है। तो अगर हमारे सामने फिगर होगी तो हम ठीक बस हमने उसको कोड करना होगा, ठीक। अच्छा अब क्योंकि काउंट जो है वो ऑलवेज के ब्लॉक में आ रहा है तो इसको मुझे क्या डिक्लेयर करना है? रेज, ठीक है। ये काउंट ऑलरेडी आउटपुट भी है, ठीक है। सो आउटपुट को अगर रेज डिक्लेयर करना हो तो आउटपुट के आगे हम रेज लिख देते हैं, इसलिए यहां पर रेज लिखा था। मैंने कहा था उस वक्त आप इग्नोर कर दें, लेकिन लेट्स से कि मैंने इसको साइन से साइन किया होता फिर मुझे इधर कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बाय डिफॉल्ट अगर आउटपुट है ना वो वायर्स होती हैं, ठीक है। सो वायर्स को अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती अगर आउटपुट डायरेक्ट होती। लेकिन अगर आपने उसको रेज बनाना है तो आउटपुट के आगे आप इधर रेज लिख देंगे तो उससे वो रजिस्टर डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि ऑलवेज के ब्लॉक में आप उसको यूज कर सकते, असाइन कर सकते। सो ये हमारा पूरा कोड हो गया, हमने एक एक करके सारे कंपोनेंट कोड कर दिए।
तो ये शायद पहली दफ़ा था तो आपको फिर भी थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ा हो, लेकिन जब आप इसको 2-3 दफ़ा कोड कर लेंगे कोई 2-3 डिफरेंट सर्किट्स, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इट्स बेसिकली अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। वेरिलॉग जो है ना उसमें कोड करना इज़ नॉट अ बिग थिंग। अगर आपने 4-5 किस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे हैं, आपने एक एक करके उनका कोड लिखना है, बस डायग्राम आपको गिवन हो तो कोड लिखना जो है ना इट्स अ पीस ऑफ केक। जो असल इशू है वो है कि आप उस डायग्राम तक कैसे पहुँचें, आप डिज़ाइन करें। इसीलिए हमने शुरू का जो लेक्चर था वो उस डिज़ाइन माइंडसेट में आने को डेडिकेट किया था बजाय वेरिलॉग कोड लिखने पर, ठीक है। सो वैसे तो ये इजी पिकिंग्स हैं। so, मुझसे पिछली क्लास वाले कह रहे थे कि मैं मिड तक इसको इंक्लूड ना करूं, इस पे आप लोग भी सोच लें। मेरा ख्याल है कि वेरिलॉग जो है ना मिड के लिए इजी पिकिंग्स हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन अगर वेरिलॉग में इंक्लूड कर देंगे तो एक मैं अगर आपको सर्किट दे दूं और उसका वेरिलॉग कोड लिखना हो तो ये पके 4-5 नंबर होते हैं, तो आप इसको ठीक है। बट अगर आप कहेंगे तो मैं मिड से निकाल दूंगा, इसको फाइनल में इंक्लूड कर दूंगा क्योंकि ये हमने एंड पे आकर ही पढ़ा है। तो लेकिन ये मुझे नेक्स्ट क्लास में आप बता दें, जो कल वाली क्लास है, ताकि हम उसके हिसाब से डिसीजन लें। ठीक, ओके। सो ये हमारा काम हो गया वेरिलॉग कोडिंग का, ठीक है। मैंने कोई चेंज की थी इसमें, ओके। जब आप कोड कर लेते हैं तो कहानी असल में शुरू होती है, ठीक है। खैर शुरू तो नहीं होती, आपका पहला मेजर माइलस्टोन था कि आपने डिजाइन डायग्राम बना लिया, ठीक है। फिर एक माइनर माइलस्टोन असल में होता है जो अभी आप लोगों के लिए मेजर है क्योंकि आपने अभी भी सीखी है वेरिलॉग, कि आप उसका वेरिलॉग कोड लिख लें, ठीक है। लेकिन बेसिकली एक छोटा सा माइलस्टोन होता है कि आप जब एक दफ़ा आपने डिज़ाइन कर लिया तो आप बैठे हैं और टक 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 लिख दें, ठीक है। सारा लिख देंगे, वो 1-2 घंटे में आपने लेट से कोड लिख दिया। अब असल चीज़ है उसको टेस्ट करना, ठीक है। अब जिस तरह सॉफ्टवेयर में आप कोड लिखते हैं और उसको टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि जो बनाया था वो चलता नहीं है, ठीक है। उस तरह हार्डवेयर में भी इसी तरह होता है कि जब आप उसको डिज़ाइन करते हैं तो वो नहीं चलता। सो जब सॉफ्टवेयर में नहीं चलता तो आप क्या करते हैं, डिबगिंग करते हैं, जाकर देखते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, वॉच लगाते हैं और देखते हैं कि भाई क्या वैल्यू आ रही है, और मैं तो ये सोच रहा था यहाँ पे तो कुछ और वैल्यू आ गई। तो फिर आप थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ वो यार मैंने ये गलती कर दी थी, इसको फिक्स कर। हार्डवेयर में भी इसी तरह होता है, लेकिन हार्डवेयर में मसला ये होता है कि अभी जो मैंने लेट्स से ये लिख दिया कोड, अगर मैं इसको एफपीजे पर लेके जाना चाहूँ तो लेके जाया जा सकता है, ठीक है। और एफपीजे पर लेके जाऊँगा और अगर वो नहीं चलेगा ना तो उस जगह पर हम बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं कि एफपीजे पे जब चीज़ नहीं चल रही तो आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा कि किस वजह से नहीं चला। तो अब आप उधर कोई ब्रेक पॉइंट नहीं लगा सकते और कोई वॉच नहीं लगा सकते कि यार किस सिग्नल की वजह से मसला है, ठीक है। सो उस मसले से बचने के लिए एक मेजर स्टेप उससे पहले हम करते हैं जिसको हम कहते हैं कि हम पूरा वेरीफाई करते हैं सिमुलेशन में अपने पास, कि हम इसके लिए एक अलग से कोड लिखते हैं टेस्टिंग का, ठीक है। और उस टेस्टिंग का कोड का मकसद होता है उसको टेस्ट करना, और ये मेजर स्टेप है एक, ठीक है, कि आप सिमुलेशन में इसको पूरा वेरीफाई करें। जिस तरह डिज़ाइन एक मेजर स्टेप है ना, जनरली वेरिफिकेशन डिज़ाइन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जाती है, ठीक है। सो इसको आप ध्यान में रखेंगे, एक मेजर स्टेप है कि हम इसको वेरीफाई करेंगे पहले अपने पास सॉफ्टवेयर में ही, यानी एफपीजे पर लेकर ही नहीं जाएंगे, कोड भी लिख लिया, डिज़ाइन भी कर लिया, लेकिन हम पहले उसको अपने पास टेस्ट करेंगे कि वो चलता ठीक है या नहीं चलता। क्योंकि हम सॉफ्टवेयर में टेस्ट कर रहे होंगे तो हम एक एक सिग्नल देख सकते होंगे, ठीक है। जब एफपीजे पे चले जाते हैं उस वक्त ब्लाइंड होते हैं, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर में सिमुलेट कर रहे होंगे उस वक्त हम एक एक वायर को देख सकते हैं कि किस वक्त क्या चीज़ आ रही है इनपुट, ठीक है। तो अगर वो नहीं सही चल रहा तो हम उसको डिबग कर सकते हैं कि यार इस जगह पर ये आना था, नहीं आया, ये मसला होगा, ठीक है। मैंने तो ये कोड लिखा था, इससे ये होना चाहिए था, आप जाके देखेंगे आपने उस कोड में कुछ गलती की हुई होगी, ठीक है। तो उसको फिक्स करेंगे, वो चीज़ चलना शुरू हो जाएगी। तो जब आपको तसल्ली हो जाती है उसके बाद आप उसको कहते हैं कि भाई अब ये चीज़ ठीक चल रही है, ठीक, ओके। सो इस चीज़ को हम कहते हैं वेरिफिकेशन। सो वेरिलॉग जो है ना उसके अंदर 2 तरह से कोड लिखा जा सकता है। एक आपका कोड होता है फॉर सिंथेसिस, जो अभी तक हमने कर लिया हुआ, इसको कहते हैं फॉर सिंथेसिस, यानी उससे एक्चुअल में हार्डवेयर बना। और ये वाला जो कोड है इसको हम कहते हैं सिमुलेशन या वेरिफिकेशन का कोड, ठीक है। ये भी वेरिलॉग में ही लिखा जाएगा, लेकिन इसका सिंटेक्स थोड़ा सा फर्क होगा। इसमें हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जो कि हम सिमुलेशन के कोड के लिए करेंगे सिर्फ, ठीक है। और इस सिमुलेशन वाले कोड का मकसद सिर्फ इसको टेस्ट करना होगा, इसमें जो कोड लिखा होगा उससे एक्चुअल हार्डवेयर जनरेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। सो क्योंकि दोनों काम वेरिलॉग में होते हैं तो वेरिलॉग इज काइंड ऑफ, यही इसकी स्ट्रेंथ भी है और यही इसकी वीकनेस भी है, ठीक है। अब अगर आपने कोई सिमुलेशन वाले कंस्ट्रक्ट्स अपनी सिंथेसिस वाले कोड में लिख दिए
तो हो सकता है कि आपके पास चीज़ चल रही हो लेकिन FPGA पर लेके जाए तो वो सिंथेसाइज ना हो और वो एंड पे चले भी ना, ठीक है। तो आपने खुद इसका ध्यान रखना होता है कि जब मैं सिंथेसिस के लिए कोड लिख रहा हूँ तो उसका मैंने आपको बेसिक रूल बता दिया कि आपने पहले डिज़ाइन डायग्राम बनानी है और उसके हर कंपोनेंट को कोड कर देना है। अगर उस पर चल रहे होंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोडिंग शुरू कर दी और वहाँ पर अच्छा है भाई ये आउटपुट नहीं आ रही, मैं इधर 4 ऐड करूँ तो आ जाएगी, अच्छा जी 4 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया और इस तरह चलाने की कोशिश की जिस तरह हम सॉफ्टवेयर में कर रहे होते, देन यू आर स्टक इन अ मेस। फिर आप उसको चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। हो सकता है वो बहुत बड़ा सर्किट बन सके, हो सकता है वो गलत सर्किट बन जाए और वो सिमुलेशन में चल रहा हो, सिंथेसिस में ना चल रहा हो, ठीक है। अगर आप ये वाला रूल्स याद रखेंगे कि आपने हमेशा ये काम किया, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि जब डेडलाइंस के प्रेशर आते हैं, जो जॉब में या प्रोजेक्ट करते हुए डेडलाइन का प्रेशर आता है तो वो पैनिक में आके कोड लिखना शुरू कर देते हैं बिफोर डिज़ाइन डायग्राम कंप्लीट हुआ। उससे फिर क्या होता है कि वो पहले तो वो डिज़ाइन डायग्राम में तो चलो 1 दिन या 2 दिन लग के कंप्लीट होनी थी और उसके बाद 1 दिन में होना था। अगर आप कोड लिखना शुरू कर देंगे तो वो एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाते हैं, वो फिर नहीं चल रहा, अब क्या करें, इस पर तो मैंने महीना लगा दिया था या हफ्ता लगा दिया था और अब नहीं चल रहा, इसी को फिक्स करता हूँ किसी तरह कि मैं दोबारा शुरू से शुरू करूँ। तो इस चक्कर में पड़ा मुझे कभी ये वाले मसले नहीं आए ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने शुरू से ये वाला रूल क्या लोग पल्ले बांध लिया था कि आपने हमेशा डिज़ाइन डायग्राम पहले बनानी है एंड देन उसको कोड करना है, ठीक है। तो वो करें तो आपको ये वाले मसले नहीं आएंगे कि सिमुलेशन में चल रहा है और सिंथेसिस में नहीं चल रहा, ठीक है। ये बहुत बड़ा मसला होता है कि आपके पास चीज़ सिमुलेशन में चल रही है और सिंथेसाइज करके ना। अगर सिंथेसिस में अगर आप ये गाइडलाइन पूरी फॉलो करेंगे कि हाँ नहीं मैं हमेशा उसी तरह कोड करूँगा जिस जो हमने रूल्स पढ़े और हमेशा पहले डिज़ाइन डायग्राम बनाऊंगा फिर कोड करूंगा, फिर आपको फिर भी मसले आएंगे। मतलब ये नहीं होगा कि आप उसके बाद चलाएंगे तो पहली दफ़ा में चल जाए, उसमें भी मसले आएंगे, लेकिन वो मसले आप और तरह के होंगे कि यार क्या चीज़ डिफरेंट हो रही है सिमुलेशन से एक्चुअल सिंथेसिस में, ठीक है। वो फिर आप कोड में डिफरेंस नहीं ढूंढ रहे होंगे, वो आप देख रहे होंगे कि वाकई रियल सिनेरियो में क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है। क्या चीज़ में मॉडल नहीं कर पाया टेस्टिंग में, फिर आप वही चीज़ टेस्टिंग में मॉडल करने की कोशिश करोगे, वो टेस्टिंग में भी रिप्रोड्यूस हो जाएगा केस, ठीक है। तो ये फिर आप डिबग कर सकते हैं। तो डिबगिंग एक मेजर पार्ट होता है हार्डवेयर का, तो इसलिए ये जो सिमुलेशन में टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलो ये वाला मैं कुछ टपा दूं और इधर पहुंच जाते। सो वेरिफिकेशन अब हम देखना चाह रहे हैं कि हार्ड वेरिफिकेशन या सिमुलेशन दोनों में लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। सिमुलेट का मतलब है आप उसको सिमुलेट करके ट्राई करके देखें, मॉडल करके देखें कोड को, और वेरिफिकेशन का मतलब वेरीफाई कर, दोनों एक ही टर्म्स में हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो इसके लिए ना हम एक अलग से फाइल लिखते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्ट बेंच। इट्स काइंड ऑफ कि आप किसी आईसी को किसी बेंच पे बैठ के टेस्ट कर रहे हो ना, कि उसको लगाया और उसको इनपुट दे के देखें क्या आउटपुट आ रही है, ठीक है। सो वही कॉन्सेप्ट है, बट अब हम वो बेंच पे बैठ के एक्चुअल में आईसी लगाने के बजाय कोड के अंदर वो आईसी लगा रहे हैं, ठीक है। सो नाउ कोड इज योर बेंच, ठीक है, और इस कोड के अंदर आप वो वाली अपनी आईसी लगाई। सो आपने जो भी चीज़ बनाई थी, जिस तरह लेट से मैंने काउंटर बनाया, अभी मैं काउंटर को टेस्ट करना चाह रहा हूं, तो वो मेरी डिवाइस अंडर टेस्ट या मॉड्यूल अंडर टेस्ट या उसका यूनिट अंडर टेस्ट कहलाता है। तो यूटी आखिर में लिखा होना तो उसका मतलब अंडर टेस्ट, ठीक है। और DUT कोई कह देता है, कोई UUT कह देता है। सो वो जो हमारी डिवाइस अंडर टेस्ट है उसका इंस्टेंस हम बनाएंगे एक टेस्ट बेंच के अंदर, ठीक है। यानी इंस्टेंस बनाना हमने कहा था इज जस्ट लाइक कि आप एक्चुअल में वो लगा दें हार्डवेयर, तो हम टेस्ट बेंच के अंदर उसका इंस्टेंस बनाएंगे, उसको कोई इनपुट्स देंगे, उसकी आउटपुट्स देखेंगे। अगर उन इनपुट्स के हिसाब से आउटपुट्स ठीक आ रही हुई तो हमारी तसल्ली हो जाएगी कि भाई ये सही काम कर रहा है और हम इसको रन करके देख लेते हैं। अगर तो कोई छोटा सा कोड है, जिस तरह हमने अभी FIFO का लिखा, ये FIFO कह रहा हूँ, इसका काउंटर का लिखा, तो इसमें यही स्टेप काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा कोड चला रहे हैं, ठीक है, तब भी कॉन्सेप्ट ये यूज होगा, लेकिन फिर आप उसको जरा थॉरो वेरीफाई करना चाहिए। लेट से आपने कोई बड़ा सा कम्युनिकेशन सिस्टम बना दिया है, ठीक है, रिसीवर बनाया हुआ है जिसको कोई सिग्नल आता है और आपने उसके एंड पे निकालनी है बिट्स, ठीक, तो तब भी आप यूं ही करेंगे कि कोई इनपुट देंगे और आउटपुट देंगे, ठीक है। लेकिन तब आप चाहेंगे कि आपके पास कोई रेफरेंस आउटपुट्स भी हो, ठीक है। उस केस में फिर आप क्या करेंगे, अपनी आउटपुट्स को किसी रेफरेंस आउटपुट से कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। जनरली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा, ये सिग्नल प्रोसेसिंग का सिस्टम है, तो हो सकता है आपने मैटलैब या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में उसको पूरा डिज़ाइन किया हो पहले, फिर उस डिज़ाइन का आपने हार्डवेयर डिज़ाइन किया हो और अब आप हार्डवेयर डिज़ाइन को टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अब आपके पास एक मैटलैब इम्प्लीमेंटेशन पड़ी है, एक आपने हार्डवेयर उसका बना लिया, सेम इनपुट आप उसको भी दे देंगे, सेम इनपुट आप अपने आप को भी देंगे। उसकी जो आउटपुट्स आएंगी, लेट से वो आपने किसी फाइल में लिखवा ली और ये इसकी आउटपुट भी आपने फाइल में लिखवा ली और उनको आपस में
कंपेयर करने के लिए अगर वो मतलब अगर तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिल्कुल बिट एक्यूरेट चीज़ आएगी, यानी कि जो उसकी बिट्स आ रही है वही मेरी बिट्स आएंगी, तो आप उनको एग्जैक्टली मैच कर लें, ठीक है, इक्वालिटी कंपैरेटर लगा के इक्वल टू करके फाइल से एक करके पढ़ें और देख लें जहाँ पर मैच हो। और अगर लगता है कि वहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ हुए थे, मैंने कोई और नंबर यूज़ किए थे, थोड़ा बहुत फ़र्क भी आएगा, तब आप ये कर सकते हैं कि उन फाइलों को प्लॉट करके देख लें, ठीक है, मैटलैब में खोलें, इसकी आउटपुट भी उठा के खोलें, इसकी आउटपुट भी उठा के देखें और प्लॉट करके देख लें कि वो करीब करीब ही आ रही हैं, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है या कोई मेजर फ़र्क आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने एक अपना कोई ज़बरदस्त सा एडर बनाने की कोशिश की, ठीक है, जो कि ज़रा फास्ट एडिशन कर देता है, गेट लेवल पर मॉडल करके आपने ना कहा कि यार ये मुझे लगता है डिज़ाइन जो एग्जिस्टिंग एड्रेस है उनसे तेज़ चलता है, ठीक, आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक उसका मॉडल बना लेंगे। मॉडल क्या करा होगा, वो सिंपल a+b से ऐड करोगे, क्योंकि a+b से तो ठीक ऐड हो जाता है, ये तो हमें पता है, लेकिन जो आपने एडर बनाया वो एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, उसमें भी आप a और b इनपुट देते हैं और आउटपुट आ जाती है। अब आप a और b के सारे कॉम्बिनेशन दे के देखना चाहेंगे कि भाई क्या सारे कॉम्बिनेशन पर आउटपुट मेरी वही आ रही है जो a+b से आ रही है, अगर वो फ़र्क आ रही है तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर वो नहीं तो सिंपल केसेस में तो आप फुल थॉरो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि आपने सारी इनपुट जनरेट की, इसको भी दे दी, इसको भी दे दी और आउटपुट कंपेयर कर ली और ये वेरिलॉग के अंदर ही पूरा काम हो गया, अगर a+b का कोड था या a × b का कोड था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा आपका सर्किट बड़ा होता है तो आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं कर सकते, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं और वो हो सकता है कि आपको सदियां लग जाए वो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने के। फिर हम उसके लिए बाद में देखेंगे एक और वेरिफिकेशन होती है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो हम करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सीधी सी वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, सीधी सी कि भाई आप कुछ इनपुट्स दें कुछ आउटपुट्स दें, तो उसके लिए क्या कोड टेस्ट बेंच का बनेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम काउंटर को टेस्ट करना चाह रहे हैं। सो काउंटर को टेस्ट करने से बेसिक मुराद क्या है कि मैं काउंटर का मैं काउंटर का एक इंस्टेंस लगाकर उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे के देखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा मैं उसको क्लॉक दूँ, मैं रीसेट दूँ, मैं उसको इंक्रीमेंट दूँ, देखूँ कि वो इंक्रीमेंट होता है या नहीं होता, डिक्रीमेंट दूँ, मैं देखूँ वो डिक्रीमेंट होता है या नहीं होता। तो ये बेसिक सा टेस्ट है, ठीक। इस बेसिक टेस्टिंग के लिए फिर आप एक अलग फाइल बनाएंगे जिसको आप टेस्ट बेंच कहेंगे, ठीक है। सो इसको नॉन जनरली जो यूज होता है उसको हम कहते हैं टेस्ट बेंच, ठीक है, और उससे मुराद ये है कि ये टेस्टिंग का कोड। टेस्ट बेंच की जो फाइल होती है ना उसकी कोई इनपुट आउटपुट नहीं होती, ठीक है। इसमें आप खुद अंदर ही जनरेट करते हैं कि ये मैं इनपुट देनी है काउंटर को, और उसी से आउटपुट जो आती है वो आप वेरीफाई कर लेते हैं कि ठीक आ रही है नहीं, बाहर से कोई इनपुट आउटपुट नहीं आ रही होती, और इससे पता चल जाता है कि ये टेस्ट बेंच है। मेरी जनरली खुद लिखते हुए कन्वेंशन ये होती है कि मैं पीछे TB_ लगा देता हूँ। अगर काउंटर का टेस्ट है ना, टेस्ट बेंच है तो काउंटर लिखूंगा, पीछे TB_ किसी और का टेस्ट बेंच है तो जो भी मॉड्यूल का नाम था उसके पीछे TB_ लगा, और फाइल का नाम भी फिर मैं यही लिख दूंगा TB_counter.v। उसका फायदा ये हो जाता है कि आप अगर बाद में फ्यूचर में कभी 100 साल 2 साल बाद अपने ही पुराना कोड देख रहे हो तो कई दफ़ा वो भी समझ नहीं आ रहा था, तो आपको दोबारा देखने के लिए अगर सेम कन्वेंशन आप यूज़ करने की आदत है ना, तो यू नो इट कि मैंने कहाँ पर जाकर चीज़ों को देखना है और रिव्यू करना है कि तो आपको जो जो TB के साथ लिखी हुई है वो टेस्ट बेंच हैं, जो जो नहीं है वो फिर आपके मॉड्यूल। ओके, तो सबसे पहले आप इसका इंस्टेंस बनाएंगे। इंस्टेंस बनाना हमें आता है, ठीक है। सो इंस्टेंस बनाने के लिए आप वही काउंटर का नाम और फिर इंस्टेंस का नाम और डॉट करके आप टाई कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो टाई किससे करेंगे, आपको क्लॉक भी देना है, इसको रीसेट भी देना है, इंक्रीमेंट भी देना है, डिक्रीमेंट भी देना है, और काउंट को आपने मॉनिटर करना है कि वो क्या आएगा। तो हमने क्या किया कि हमने इन सब को इधर डिक्लेयर भी कर दिया और इधर टाई भी कर दिया। आप डिफरेंट नाम भी यूज कर सकते हैं, सेम नाम भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा हुआ है, लेकिन सेम नाम यूज करें तो आपको भी याद रहेगा कि आप क्या कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, इधर आपने देखा होगा कि क्लॉक, रीसेट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रेज डिक्लेयर्ड है, काउंट वाई डिक्लेयर्ड, ठीक। उसकी क्या वजह है, आगे हम जो क्योंकि हमने क्लॉक, रीसेट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट खुद देने हैं तो हम आगे एक और ब्लॉक पढ़ेंगे, इनिशियल का ब्लॉक। उसमें भी जो चीज़ असाइन हो रही है उसको भी रेज डिक्लेयर, जिस तरह ऑलवेज वाली चीज़ को रेज डिक्लेयर होना चाहिए ज़रूरी है, उस तरह हम भी क्योंकि इनिशियल का ब्लॉक एक पढ़ेंगे उसमें चीज़ों को असाइन करना है, तो इसलिए ये सब रेज डिक्लेयर होंगे। लेकिन जो आउटपुट है ना इसकी वो वाई डिक्लेयर होंगी हमेशा, ठीक है। किसी भी मॉड्यूल का जब इंस्टेंस बनाते हैं ना तो जो उसकी आउटपुट्स होती हैं वो आपके मॉड्यूल में हमेशा वायर होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको असाइन नहीं कर सकते। तो वायर ऑलरेडी किसी और ने असाइन की हुई है तो वो आपको हमेशा वायर डिक्लेयर। जिस तरह FIFO के अंदर अगर मैं काउंटर का इंस्टेंस बनाता तो ये काउंट उधर भी मुझे
वायर ही डिक्लेयर करना था, क्योंकि वो काउंट मॉड्यूल की आउटपुट थी। तो जो भी किसी चीज किसी मॉड्यूल के इंस्टेंस में आउटपुट्स आ रही है ना, वो आपको हमेशा वायर डिक्लेयर करना। इनपुट्स हैं, ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरह साइन कर रहे हैं। अगर इनपुट को मैं ऑलवेज में साइन कर रहा हूं तो वो रेज होगा, अगर इनिशियल में कर रहा हूं तब भी रेज होगा, अगर मैं असाइन से कर रहा हूं तो वो वायर डिक्लेयर होगी। लेकिन आउटपुट्स शुड ऑलवेज बी वायर। ये कॉमन गलती है, लोग इंस्टेंस बना देते हैं और सब कुछ रेज डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा, नए टूल्स में ना ये चीज खुद ही हो जाती है, यानी कि ये इंस्टेंस भी बन जाता है और ये भी बन जाती है। लेकिन हो सकता है आप कभी पुराने टूल यूज कर रहे हो तो ये काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मैं अभी आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ऑटोमेटिकली होने से क्या मुराद है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये इनपुट्स देना चाह रहे हैं अपने डिवाइस को, और ये आउटपुट को मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि ये ठीक काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, अच्छा, अब इनपुट देने से क्या मुराद है? तो मैं जो इन्विजन कर रहा हूँ वो ये है कि मैं कुछ इस किस्म का क्लॉक जनरेट करूंगा। ठीक है, फिर मैं रीसेट जनरेट करूंगा जो कम अज कम एक साइकिल के लिए हो, ताकि वो काउंट को जीरो कर दे शुरू में। फिर मैं कोई एक दो दफा इंक्रीमेंट करके देखूंगा या 3-4 दफा इंक्रीमेंट करके देखूंगा, और फिर मैं उसको एक आध दफा डिक्रीमेंट भी करके देखूंगा। तो ये मिनिमम चीज है कि मैं इंक्रीमेंट भी करके देखूं, डिक्रीमेंट भी करके देखूं और देखूं कि क्या काउंटर ठीक काम कर रहा है या नहीं। और इसकी बेस पे मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि काउंट जो है ना, वो जब तक मैं रीसेट नहीं करूंगा उस वक्त तक तो उसकी वैल्यू डोंट केयर एक्स होगी। ठीक है, जैसे ही मैं उसको रीसेट कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, काउंट को रीसेट करने पे क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। फिर जब मैं उसको इंक्रीमेंट करूं और राइजिंग एज ऑफ क्लॉक आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। फिर मैं अगर उसको दोबारा इंक्रीमेंट करूं तो उसकी वैल्यू 1 के बाद इंक्रीमेंट करूं तो क्या होनी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए। और अगर मैं डिक्रीमेंट कर दूं तो वापस 1 हो जाए। तो इस किस्म की मैं आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर वो इस तरह से चल रहा हो तो इसका मतलब है कि बेसिक सा एक टेस्ट हो गया कि हाँ जी काउंटर मोटा मोटा ठीक काम कर रहा है। ठीक है, थॉरो टेस्ट नहीं है ये, लेकिन बेसिक सा टेस्ट हो गया। सो ये हम अभी करना चाह रहे हैं। अब इसका मतलब है कि टेस्ट बेंच में मैंने क्लॉक भी जनरेट करना है, मैंने रीसेट भी जनरेट करना है, मैंने इंक्रीमेंट भी जनरेट करना है और डिक्रीमेंट भी। सो उसके लिए क्या सिंटेक्स चलेगा, उसके लिए अगर मैंने क्लॉक जनरेट करना है ना, तो उसके लिए हम एक इनिशियल का ब्लॉक यूज करें। ठीक है, अच्छा, इनिशियल क्या है, नई चीज आई है तो मैं साथ बता दूं यार। ये इसको मैं लॉक ही ना कर दूं, बार बार क्लिच करता है तो मैं ही डिस्टर्ब हूं। सो इनिशियल का जो ब्लॉक है ना, जिस तरह हमने ऑलवेज के ब्लॉक पढ़े आप समझे उसी तरह का, लेकिन फर्क ये है कि ये सिर्फ एक दफा चलता है। जस्ट लाइक सी में मेन होता है ना, सो मेन स्टार्ट होता है जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है और फिर वो आगे वही चलता रहता है। ठीक है, जब तक एंड नहीं हो। सो इनिशियल का ब्लॉक भी इसी तरह है कि ये एक दफा चलता है। फर्क ये है कि इनिशियल के ब्लॉक आप वेरिलॉग में एक से ज्यादा बना सकते हैं। आपने अगर 4 इनिशियल के ब्लॉक बनाए ना, वो चारों के चारों इकट्ठे चलेंगे, स्टार्ट होगी जब सिमुलेशन, और वो चलते जाएंगे जब तक कोई खत्म नहीं हो जाता। खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है, लेकिन वो शुरू से स्टार्ट होंगे और जो हमने उसमें काम किए होंगे वो सीक्वेंस में होते जाएंगे, जिस तरह मेन में सीक्वेंस। सो इनिशियल जो है इसको आप समझ लेंगे ये सी स्टाइल ब्लॉक है। क्योंकि मैंने जो क्लॉक जनरेट करना है ना, उसके लिए मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि क्लॉक शुरू में 0 हो या 1 हो, जो भी मैं शुरू में रखना चाहूँ, और उसके बाद हर थोड़ी देर बाद क्लॉक टॉगल हो जाए। अगर 1 था तो 0 हो जाए, 0 था तो 1 हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक लूप लगा सकता हूँ, इनफाइनाइट लूप, जिसके अंदर मैं क्लॉक को बस टॉगल करता रहूं तो क्लॉक चलता जाएगा। ठीक है, सो मैं फॉर लूप भी लगा सकता हूँ, व्हाइल लूप भी लगा सकता हूँ, लेकिन वेरिलॉग ने आपके लिए आसानी की हुई है, एक इनफाइनाइट लूप आपको अलग से भी प्रोवाइड किया हो। तो इनिशियल बिगिन एंड के अंदर मैंने क्या किया, क्लॉक को शुरू में 0 कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि फॉरएवर, यानी हमें फॉरएवर इज एन इनफाइनाइट लूप। ठीक है, इसके बजाय मैं व्हाइल 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, व्हाइल 1 भी एक इनफाइनाइट लूप होता है। ठीक है, तो वो भी लिख दूं तो एक ही बात है, लेकिन ये जरा नीट हो जाता है। तो आप इस तरह लिख दें, बेशक उस तरह लिख दें, क्लॉक जनरेट हो जाएगा दोनों। और मैंने अंदर लिखा है #5 क्लॉक इज इक्वल टू नॉट ऑफ क्लॉक। ठीक है, ये 5 के बजाय आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इस वक्त। ठीक है, 5 इज जस्ट ए नंबर कि मैं कह रहा हूं कि भाई 5 टिक्स के बाद इसको नोट कर दो। ठीक है, सो मेरा जो क्लॉक बनेगा वो 10 टिक्स का होगा। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप इसको बड़ा बना दें। ठीक है, बाज का आता आप FPGA के बिल्ट इन कंपोनेंट्स यूज कर रहे होंगे ना, तो उसके लिए ये बहुत तेज होगा। ठीक है, तो वहां पर आप इसको कोई 10,000 दे दें वैल्यू। ठीक है,
क्योंकि वो फिर पिको सेकंड में वैल्यू ले रहे होंगे, और 5 पिको सेकंड का मतलब है कि आपका को बहुत ही तेज क्लॉक है, 10 पिको सेकंड में उसका साइकिल है, तो वो उतनी देर में, लेट से ब्लॉक रैम यूज कर रहे हैं तो वो तो उतनी देर में चलेगी नहीं, ठीक है। तो अगर कभी आपको कोई आपने FPGA की ब्लॉक रैम या FPGA की FFT की कोर या कोई और ऐसी चीज यूज की ना, वहां पर इस नंबर को बड़ा कर दें, ठीक है, उसमें इसको मे बी 10,000 कर दें, 5,000 कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ता है सच कि हम क्या कह रहे हैं, इतने टिक्स के बाद इसको नोट कर दो। वो अगर आप इसको लेट से पिको सेकंड में चल रहा है और आप इसको कहते हैं कि मैं 5,000 कर दूं, तो अब इसका मतलब 5,000 पिको सेकंड के बाद इसको नोट कर दो, ठीक। तो वो फिर शायद रीजनेबल रेंज में आ जाएगा, ठीक है, जिस पे वो ब्लॉक रैम या FFT या जो भी आप चलाना चाह रहे हैं वो चल सकेगी, ठीक। सो किया क्या हुआ है, सिंपल ये किया हुआ है कि क्लॉक को शुरू में 0 करो, 5 टिक गुजरो, नोट कर दो, 1 हो जाएगा, 5 टिक गुजरी, नोट कर दिया, 0 हो गया, 5 टिक गुजरी, नोट कर दिया, 1 हो गया, 5 टिक गुजरी, नोट। ये इस किस्म का क्लॉक हमारे पास चल जाएगा। कामरान जरा जल्दी आई, ठीक है। सो ये चीज समझ आ गई, ओके। सो ये हमारा क्लॉक जनरेशन वाला काम हो गया, ठीक है। फॉरएवर इज अ लूप जो कि इनफाइनाइट लूप है, ठीक है। #5 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें डिले डालने के लिए हम 2 तरीके यूज करेंगे, एक हैश और एक एट, ठीक है। हैश से भी डिले डलेगा, एट को मैं भी समझाता हूँ क्या होगा। तो ये हमारा क्लॉक जनरेट हो गया। नेक्स्ट चीज है कि मैं रीसेट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जनरेट कर। इनको जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, इनको जनरेट करने के लिए मैं एक और इनिशियल, क्योंकि ये अब ज्यादा है तो मैं उसको साइड पे ले जाता हूँ और इधर कोड लिख देता हूँ। सो मैं एक और इनिशियल का ब्लॉक बना दूंगा। इनिशियल का ब्लॉक जो है ना, उसमें मैंने आपको बताया चीजें सीक्वेंस में होती हैं, ठीक है। तो ये आपका, अगर मैं इसको देखूं तो हमारा टाइम एक्सेस लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ठीक है। तो हमने एक सीक्वेंस में काम करने, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट चल रहा है ना, वो इनिशियल के ब्लॉक में हम टॉप टू डाउन कोड कर देंगे, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस में चलना है। तो जो काम पहले किया वो इधर हो जाएगा, फिर अगली स्टेटमेंट में आप अगला काम करें तो वो उससे अगला काम हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं चाहूंगा इन सबको 0 कर दूं, ठीक है। सो मैंने इंक्रीमेंट को 0 कर दिया, डिक्रीमेंट को 0 कर दिया, रीसेट को भी 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैं चाहूंगा कि इसके बाद क्या किया हुआ है, अगर हम इसमें देखें क्या चेंज आई है इस जगह पर। ये तीनों 0 थे, सबसे पहले क्या किया मैंने, रीसेट को 1 किया, ठीक है। सो मैं चाहूंगा कि रीसेट 1 हो जाए एटलीस्ट एक साइकिल के लिए, ठीक है। सो रीसेट को 1 करने के लिए क्या किया मैंने, कोड लिख दिया, एट पॉज क्लॉक रीसेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। एट पॉज क्लॉक रीसेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इससे क्या होगा, एट पॉज क्लॉक का मतलब है एक क्लॉक एज तक आगे चले जाओ। उसके बाद मैंने लिखा रीसेट इज इक्वल टू #1 इसका मतलब है एक टिक के डिले के बाद रीसेट को 1 कर दो, ठीक। तो यहां तक चीज समझ आ गई। फिर अगली चेंज कहां पर आई है, अगली चेंज आई है यहां पर। ये क्या चेंज हुई है, रीसेट को 0 कर दो, ठीक है। मतलब रीसेट को 1 किया था, एक साइकिल बाद रीसेट को 0 कर दो। सो मैंने क्या किया, मैंने एग्जैक्टली सेम काम कर दिया, एट पॉज क्लॉक रीसेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। उससे अगली चेंज कहां आई है, इंक्रीमेंट को 1 किया हमने, ठीक है। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे चेंज नहीं आएगी। अगर रीसेट 1 किया तो 1 ही रहेगा जब तक हम उसको दोबारा 0 नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो हम काम कर रहे हैं वो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो हमने एक और पॉज क्लॉक गुजारना है और इंक्रीमेंट को 1 करना है। तो हमने क्या किया, एट पॉज क्लॉक इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने सिंटेक्स थोड़ा सा फर्क यूज किया खुद, क्योंकि मैं चाहता हूं ये सिंटेक्स भी आपको समझ आए, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, एट पॉज क्लॉक के अंदर नहीं इंक्रीमेंट को 1 किया, एट पॉज क्लॉक के आगे सेमीकोलन डाल दिया, ठीक है। सेमीकोलन का मतलब है कि पॉज क्लॉक पे कुछ भी ना करो, जस्ट एक पॉज क्लॉक गुजार दो। तो क्या किया मैंने कहा, एक पॉज क्लॉक गुजार दो। और उसके बाद वाली स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, मैंने कहा एक का डिले डालो, सो क्लॉक एज से थोड़ा सा आगे जाओ और इंक्रीमेंट को 1 कर। तो ये भी एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, चाहे मैं वो काम करता है ये काम करता है, इनमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद सेमीकोलन मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने 2 साइकिल तक के लिए इंक्रीमेंट को
1 रखना है, ठीक है, और उसके बाद 0 करना है, यानी 2 साइकिल तक कोई चेंज नहीं है, उसके बाद मैं इंक्रीमेंट को 0 करना चाहता हूँ, ठीक है। और ना सिर्फ मैं इंक्रीमेंट को 0 करना चाहता हूँ बल्कि डिक्रीमेंट को भी 1 करना चाहता हूँ। सो अगर मैंने 2 साइकिल गुजारने हैं, उसका एक तरीका ये है कि मैं कह दूं एट पॉजिटिव क्लॉक सेमीकोलन और दोबारा कह दूं एट पॉजिटिव क्लॉक सेमीकोलन, तो 2 दफा एट पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने एक से ज्यादा दफा पॉजिटिव क्लॉक गुजारने हैं तो उसका बेहतर तरीका ये है कि मैं लूप लगा दूं। और वेरिलॉग में एक बड़ा सादा सा लूप है उसके लिए, उसको हम कहते हैं रिपीट, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है रिपीट टू एट पॉजिटिव क्लॉक सेमीकोलन। इसका क्या मतलब है कि 2 पॉजिटिव क्लॉक्स गुजार दो, ठीक है। सो सेमीकोलन का मतलब है कुछ ना करो, नल स्टेटमेंट, तो बस ये क्या करो, एक पॉजिटिव क्लॉक गुजार दो और फिर क्योंकि 2 दफा रिपीट लगा हुआ है 2 दफा, इसके बजाय इट्स काइंड ऑफ कि मैं कह दूं फॉर i इज इक्वल टू 0 i लेस देन 2 i प्लस प्लस, ठीक है। सो वो उसके बजाय मैंने रिपीट जो है वो अगर बार बार एक ही काम कराना था और उसका इंडेक्स आपको नहीं चाहिए था, आई नहीं चाहिए था कोई, तो आप सिंपली रिपीट लूप लगा दें, ठीक है। अगर आप फॉर लूप से भी लगा देंगे तो ये काम हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। इस कोड में हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं, इस कोड में हम वाइल लूप भी लगा सकते हैं, चल सकते हैं, इट्स अ सी स्टाइल कोड, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये है कि वो i प्लस प्लस के बजाय आपको i इज इक्वल टू i प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस प्लस इसके अंदर डिफाइंड है। सो ये मैंने क्या किया, 2 पॉजिटिव क्लॉक गुजार दिए विदाउट डूइंग एनीथिंग, और उसके बाद मैंने क्या किया, #1 करके कि एक टिक आगे जाओ इंक्रीमेंट को 0 कर दो और एक टिक आगे जाओ डिक्रीमेंट को 1। खैर इस #1 की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक टिक आगे चले गए तो उसी वक्त हम इंक्रीमेंट को 0 और डिक्रीमेंट को 1 कर सकते थे। उससे अगली चेंज क्या है, रिपीट मैंने बता दिया। उससे अगली चेंज ये है कि एक और साइकिल आगे जाओ और डिक्रीमेंट को 0 कर दो, तो मैंने क्या किया, एट पॉज एच क्लॉक डिक्रीमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, जब हम अब ये हमारे सारे चीजें जो ट्राई करनी थी वो हमने कर ली, लेकिन हम बिल्कुल इधर नहीं रुकना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा और आगे भी सिमुलेशन चल जाए ताकि हम देख सकेंगे वो डिक्रीमेंट हुआ भी था या नहीं, ठीक है। और मे भी हम कुछ एक्स्ट्रा साइकिल्स भी गुजार दें ताकि अगर अगर हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किए बगैर भी कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ना हो रहा हो, ठीक है। सो आखिर में मैंने क्या किया है, आखिर में मैंने किया है रिपीट 20 एट पॉजिटिव क्लॉक। इसका क्या मतलब, सेमीकोलन, इसका मतलब है 20 पॉजिटिव क्लॉक बस गुजार दो, ठीक है। सेमीकोलन का मतलब है कुछ भी ना करो, जस्ट गुजारते जाओ, ठीक है। तो एट पॉजिटिव क्लॉक सेमीकोलन को 20 दफा रिपीट कर दो, ठीक। और एंड में मैंने लगा दिया $स्टॉप। $स्टॉप जब आता है ना तो सिमुलेशन रुक जाती है, ठीक है। सो ये यहां तक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, जब ये वाला कोड हम लिख लेते हैं ना तो हमारा सो बेसिकली डिले डालना और टाइम गुजारना ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपने जो काम लेफ्ट टू राइट टाइम में सीक्वेंस में करना था वो काम अब हम टॉप टू डाउन एक तरह से कर रहे हैं, और एक एक करके, क्योंकि सीक्वेंशली चल रहा है तो आपका जो आपके ज़हन में था कि मैंने ये इस तरह टेस्ट करना है वो आप मॉडल कर सकते हैं। तो अगर इसको रिव्यू कर लूँ तो ओवरऑल हमने 3 काम किए हैं। एक, हमने उसको डिक्लेयर किया था, इंस्टेंस किया था, यानी कि जो भी काउंटर था उसका इंस्टेंस बनाया था। फिर हमने क्लॉक जनरेट किया था। फिर हमने ये पूरा जो भी कोड लिखा है मेन सिमुलेशन चलाई जो टेस्ट कर रही है। जब ये तीनों काम हो जाएंगे तो आप आउटपुट मॉनिटर कर सकेंगे आउटपुट्स को, यानी कि आप इसको अपने टूल के अंदर दे देंगे कि यार इसको सिमुलेट करके दिखाओ, और फिर आप उसकी आउटपुट्स वेव फॉर्म पे देख सकेंगे। और ये हमारी बेसिक लेवल की वेरिफिकेशन के लिए काम आएगा। सो इसको अभी हम इधर रोक के नाम इसको एक्चुअल में टेस्ट करते हैं, ठीक है। मेरे पास ये खुला हुआ है। आप सब ये काम करेंगे, प्रोजेक्ट नेविगेटर, ये जो Xilinx ISC इंस्टॉल करें, ये आप लैब इंजीनियर से ले लें इसका सेटअप, ठीक है। इसका वेब पैक फ्री होता है ऑनलाइन, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इधर से ले लें और लाइसेंस फाइल भी इससे ले लें, क्योंकि आजकल कुछ लाइसेंस फाइल जनरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप वेब पैक वेरिएंट पड़ा हुआ हमारे पास और वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे Xilinx, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड Xilinx ISE, ठीक है। ऑल्दो इससे नया वेरिएंट आ गया जिसको हम विवाडो कहते हैं, उसका थोड़ा सा साइकिल डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि हमारे पास लैब में जो FPGA हैं वो Spartan 6 हैं, और Spartan 6 वाले जो FPGA हैं उनके लिए ISC उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। सो नए वर्जन जो 7 सीरीज के FPGA आ गए ना, उनके लिए विवाडो यूज़ होता है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये लर्निंग के लिए काफ़ी है, ठीक है। सो ISC जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके अंदर एक फर्दर एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट नेविगेटर, ठीक है, जो कि आप चलाएंगे, ठीक। हो सकता है कि वैसे ये विंडोज़
10 के नए वर्जन पे कोई मसला है, ये मुझे बता दीजिएगा अगर मसला आया। तो इसका एक वे अराउंड है, वो मैं मूडल पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने किसी फोरम पे चेक किया था, एक आध एक्जी आपको चेंज करनी पड़ती है तो ये चल जाता है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा प्रोजेक्ट नेविगेटर, ISC के अंदर प्रोजेक्ट नेविगेटर, जिसके अंदर हम असल में काम कर रहे हैं। इसके अंदर जिस तरह बाकी सारे सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा कि C++ में भी आप सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर फाइल ऐड करते हैं, तो इसमें भी बिल्कुल वही काम करेंगे कि हम आएंगे, हम सबसे पहले कहेंगे फाइल न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। सो न्यू प्रोजेक्ट से ये आपको कहेगा कि प्रोजेक्ट किधर बनाना है। उसमें आप जाके यहाँ पर उसने कोई डिफॉल्ट पाथ दिया होगा, ठीक है। मेरे केस में डिफॉल्ट पाथ इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन वैसे इधर कोई और उसका अपना डिफॉल्ट। बेहतर है कि आप इधर से ब्राउज करके कोई एक ऐसी डायरेक्टरी चूज कर लें जो कि आपने अपने वेरिलॉग कोड्स के लिए डेडिकेट की हुई हो, और उसके अंदर आप फिर अपने सारे प्रोजेक्ट्स बना के इसको आप कोई नाम दे दें, ठीक है। मैं कहता हूँ काउंटर टेस्टिंग नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा काउंटर टेस्टिंग के नाम से एक प्रोजेक्ट बन जाएगा इससे, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट जब भी बनाते हैं तो उसका ये खुद ही एक फोल्डर क्रिएट कर देता है और उसके अंदर सारी प्रोजेक्ट्स की फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, प्रोजेक्ट और उससे रिलेटेड। नेक्स्ट स्क्रीन जो है ना, यहाँ पर आपने अपना FPGA सिलेक्ट करना है। अगर तो हम सिर्फ टेस्ट बेंच चलाना चाह रहे हैं तो ये इतना मैटर नहीं करती, लेकिन जब हमने, क्योंकि इवेंचुअली हम चाहते हैं चीज़ों को FPGA पे लेकर जाए, तो ये स्क्रीन उसके हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने एग्जैक्टली वो वाला FPGA चूज करना है जो कि आपका FPGA जो आपके लैब में पड़े हुए हैं, वो आपने देखा होगा, वो उसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि ये कौन सा FPGA है, ठीक है। तो वो स्पार्टन 6 है, लेकिन स्पार्टन 6 के भी बहुत सी किस्में हैं। उसके ऊपर लिखा होगा कि उसका पार्ट नंबर क्या है। हमारा SLX 16 है, ठीक है। सो डिजिलेंट का जो हमारा बोर्ड है Nexus 3, उसका पार्ट नंबर इधर लिखा हुआ। उसके साथ पैकेज भी लिखा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा होता है कि उसके नीचे पिन्ने कितनी लगी हैं, ठीक है। सो BGA पैकेज है, कौन सा पैकेज है, तो वो उसी पैकेज के हिसाब से आपने इसको, इसमें कोई एक चीज़ भी गलत होगी तो फिर वो आपकी एक्चुअल में चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। नए बोर्ड्स में यहाँ पर बोर्ड सिलेक्शन की भी होती है ऑप्शन, लेकिन हम जो बोर्ड यूज़ करें वो इधर से सिलेक्ट नहीं होगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपने, और स्पीड ग्रेड -3 हमारे केस में, ये आपने सिलेक्शंस ठीक ठीक देनी है ताकि आपका सिंथेसिस सही चल सके। नीचे जाके यहाँ पर दो ऑप्शन है कि लैंग्वेज आपकी कौन सी है, प्रेफर्ड वेरिलॉग या VHDL। हम क्योंकि वेरिलॉग यूज करें तो मैंने यहाँ पर वेरिलॉग सिलेक्ट कर ली। ये करके जब आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो ये उसने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया जिसके अंदर इस वक्त कोई वेरिलॉग फाइल नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट बन गया जिसमें आप वेरिलॉग फाइल ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने काउंटर को टेस्ट करना है, तो मैं इसको प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करूंगा और मैं कहूँगा मुझे एक नया सोर्स फाइल बनानी, ठीक है। सो यानी कि मैं कोड लिखना चाह रहा हूँ। इसमें अब पूछ रहा है कि कौन सी कोड फाइल, स्कीमेटिक बनानी है, डॉक्यूमेंट बनानी है, VHDL क्या बनाना है। तो हमने क्योंकि वेरिलॉग मॉड्यूल बनाना है तो मैं इधर से चूज कर लूंगा वेरिलॉग मॉड्यूल, ठीक है। और क्योंकि मैंने काउंटर बनाना है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ काउंटर, ठीक है। नेक्स्ट किया, उसने मुझे कहा कि यार ये सारी जो इनपुट आउटपुट इधर डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं पर्सनली, मुझे ना इधर ड्रॉप डाउन से ज़्यादा तेज़ लगता है कि मैं टाइप ही कर लूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर अमूमन नहीं देता और मैं फिनिश करता हूँ। अब उसने एक मॉड्यूल बना दिया, ऊपर सारे कमेंट्स लिखे हुए हैं और नीचे उसने एक काउंटर नाम का मॉड्यूल बना दिया, और उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि मैंने कोई इनपुट आउटपुट सिलेक्ट नहीं की थी। अगर मैंने सिलेक्ट की होती तो उसने पोर्ट लिस्ट इधर खुद ही से जनरेट कर देनी थी। मैंने क्योंकि ये जो स्लाइड के लिए कोड लिखा है ये मैंने पहले से कोड करके रखा हुआ है, तो मेरे पास ये counter.v एक्चुअली पहले से बनी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पूरा कोड उठाता हूँ। ये वही कोड है जो अभी हमने स्लाइड पे कवर किया था, ठीक है, काउंटर का, ठीक है। और ये मैं आके लेट से इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमने अभी काउंटर का कोड लिखा था वो हो गया। तो ये आप बिल्कुल इसी तरह कोड करके अपना डिज़ाइन डायग्राम सामने होगी तो आप इसको कोड कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट चीज़ थी कि इसको टेस्ट कैसे करना है, उसके लिए हमने टेस्ट बेंच लिखा था। वो टेस्ट बेंच भी मैंने पहले से लिखा हुआ, ठीक है। सो हम इधर कर सकते हैं कि इसको दोबारा कहेंगे यार मैंने एक नया सोर्स ऐड करना है, लेकिन इस केस में इधर वेरिलॉग में दो चीज़ें आ रही हैं, मॉड्यूल और टेक्स्ट फिक्सचर। मैंने कहा कि मैं टेक्स्ट फिक्सचर ऐड करना चाहता हूँ और उसका नाम है TB_काउंटर, ठीक है। सो मैंने नेक्स्ट किया। इसने मुझसे पूछा कि भाई काउंटर का ही करना है। अगर इसमें ज़्यादा फाइलें होती ना तो ये पूछता कि किसका करना है। तो आपने जिसका भी बनाना है टेस्ट बेंच, आप वो वाला सिलेक्ट कर लेते हैं मॉड्यूल, ठीक। सो ये मैंने इसको फिनिश किया। उसने
थोड़ी सी फिरकी घुमा कर मुझे दे दी। अच्छा, ये जो मैं आपको कह रहा था ना, कुछ चीज़ें वो खुद जनरेट करेगा, तो देखिए इस केस में उसने उस काउंटर का इंस्टेंस खुद ही से बना दिया, ठीक है, और इन सब को डिक्लेयर भी ऊपर कर दिया, रेज और वाइड जो डिक्लेयर करना था, ठीक है, और इसने एक छोटा सा टेस्ट बेंच भी लिख दिया जिसमें उसको सबको 0 से इनिशियलाइज भी आपके लिए कर दिया, ठीक है। सो ये कह रहा है कि यहाँ तक मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद ही कर लें, ठीक है। सो कुछ टूल्स ये कर देते हैं, कुछ टूल्स अगर नहीं करते तो आप ये काम खुद कर लें, ये हमने कवर किया हुआ है। मैंने क्योंकि टेस्ट बेंच का कोड भी पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि हमने स्लाइड पे तो कवर कर लिया, तो दोबारा लिखने की सेंस नहीं बनती, तो मैं ये पूरा कॉपी करता हूँ और इस पूरे को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और ये मेरा काम हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये ऑलमोस्ट वही कोड है, थोड़ा सा शायद फर्क हो, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ वैसे, 3 पॉजेज क्लॉक 2 के बजाय गुजारे हुए, मैं इसको वापस 2 कर देता हूँ, ठीक है। शायद मैंने लास्ट टाइम जब लिखा था टेस्टिंग की, तो ये अब मेरे पास टेस्ट बेंच भी इसमें आ गया और एक्चुअल वाला काउंटर भी आ गया। इसको टेस्ट करने के लिए ना, इसके ऊपर जहां पर ये आपको एरो नजर आ रहा होगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन नजर आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन और सिमुलेशन। सो आपने अगर सिमुलेट करना है, टेस्ट करना है, तो आप इसको सिमुलेशन में लें। सिमुलेशन में आके इधर सिलेक्ट करें टेस्ट बेंच को, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूलना जाना, किसी और को सिलेक्ट नहीं करना है, इधर टेस्ट बेंच को करना है। और इधर आकर आप ना आईसिम सिमुलेटर में आके कह दें सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल। सो आईसिम जो है ना, वो सिमुलेटर है जो कि आपको टेस्ट करके दे देगा, ठीक। सो ये इसने पूरा इसको चला के, एक और इसने विंडो खोली है, उसमें इसने चलाया और इसने इधर ये जो एरो बता रहा है कि भाई मैं $स्टॉप तक मैंने पूरा चला दिया हो, ठीक है। और इसके साथ ही ना यहाँ पर आपको वो वेव फॉर्म इसने खोल के दे दी कि ये आपका मैंने पूरा चला दिया हुआ है, जो भी आपने कोड लिखा था। इस वक्त ये बिल्कुल एंड पे है, इसको अगर मैं राइट क्लिक करके कह दूंगा कि फुल व्यू दिखा दो मुझे, या इधर टॉप पे जो है ना ये फुल व्यू वाली ऑप्शन होगी, ठीक है, जूम टू फुल व्यू, तो ये उसने मुझे पूरी सिमुलेशन दिखा दी, ठीक है। पूरी सिमुलेशन में हमने शुरू में रीसेट दिया, और फिर ये वाला जो कोड था इसमें मैंने रीसेट के बाद काफ़ी देर इंतजार किया हुआ था, ज़रा 10 एक साइकिल गुजारे हुए थे, उसके बाद इंक्रीमेंट को 1 किया था, फिर डिक्रीमेंट को 1 किया था, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है मुझे कि रीसेट 1 हुआ, इंक्रीमेंट 2 साइकिल के लिए 1 हुआ, डिक्रीमेंट 1 साइकिल के लिए 1 हुआ। काउंट अभी मुझे क्लियर नहीं नजर आ रहा, अगर मैं काउंट को डिटेल में देखना चाहता हूं तो मैं इस जगह पर देखना चाहूंगा। एक चीज मुझे इधर नजर आ रही है कि शुरू में इसकी वैल्यू x थी और जैसे ही रीसेट खत्म हुआ ये 0 हो गया, इसका मतलब है रीसेट तो ठीक काम कर रहा है, मैंने जो वो कोड लिखा था वो काम। अब दूसरा मैं चाहता हूं कि जब मैंने इंक्रीमेंट किया उस वक्त ये ठीक काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, उस जगह पर जूम करने के लिए ना आप इसको जहां पर भी क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो ये कर्सर से ये लाइन जो आ गई इसको हम कर्सर कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ये जहां पर पड़ा होगा अगर जूम प्रेस करेंगे ना तो उस जगह पर जूम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी एरिया पर जाकर जूम करना चाह रहे हैं, उधर कर्सर रखें और उसको जूम प्रेस करना शुरू कर दें तो वो जूम होना शुरू हो जाएगा। सो मैंने इस जगह पर जूम किया, तो इस जगह पर मुझे नजर आ रहा है कि जो इंक्रीमेंट है ना वो पहली दफा, मतलब अभी जो 1 हुआ है इस वक्त राइजिंग एज क्लॉक नहीं आया हुआ, ठीक है। सो ये पहला राइजिंग एज ऑफ क्लॉक आया जिस वक्त इंक्रीमेंट 1 था, और जब इंक्रीमेंट 1 हुआ है जिस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे, उसके अगले साइकिल में काउंट की वैल्यू 0 से 1 हो गई है, जो कि हम यही चाह रहे थे। फिर अगले साइकिल पे भी इंक्रीमेंट 1 है तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। सो 1 0 हो गई है वैल्यू, ठीक है, 1 0 is 2। और इसी तरह फिर जब डिक्रीमेंट मैंने किया है तो उसकी वैल्यू 2 से वापस 1 पर आ गई है, 0 0 0 1 आ गई, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये ठीक काम कर रहा है। जनरली अगर हम चाहें कि इसको हम डेसिमल में देखना चाहें तो मैं इस काउंट को ना राइट क्लिक करके इसके अंदर ये रेडिक्स की ऑप्शन है और इसमें मैं आके कह सकता हूं कि मुझे अनसाइंड डेसिमल दिखा दो, ठीक है। सो ये मुझे आप दिखा देगा डेसिमल में कि 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ। अब इसमें ज़्यादा कन्वीनियंट है देखने में, नीचे हमेशा चीज़ बाइनरी में हो रही होती है, लेकिन हम जिस तरह देखने में कन्वीनियंट हो हम उसको देख जरूर सकते। सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर फिर आज हम रुकते और फिर इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।